एपिसोड 41 चांद पर ग्रहण। एक फ्लैट जहां पर रिद्धि इस वक्त आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी, तभी उसका फोन बजा। उसने नींद में ही कॉल रिसीव किया। सामने से उसे जो कहा गया उसे सुनकर उसकी नींद एकदम से गायब हो चुकी थी और वो तुरंत अपने बेड पर उठकर बैठ गई थी। वो हैरानी से बोली, क्या उस सनशाइन की शादी आहिल से हो रही है? सामने वाले ने तुरंत कहा, आज ही मुझे खबर मिली है और सुना है कि आज उन दोनों की एंगेजमेंट भी है, वो भी कपूर मेंशन में। रिद्धि तुरंत बोली, ये तो तुमने बहुत बढ़िया न्यूज़ सुनाई। वैसे तो मुझे किसी की शादी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इस शादी से मुझे बहुत कुछ लेना भी है और इस शादी में मुझे बहुत कुछ देना भी है। मेरा इस एंगेजमेंट में जाने का इंतजाम कर देना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सामने वाला तुरंत बोला, जैसा आप कहे। रिद्धि ने उसकी बात सुनकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, तुम तो बड़े पक्के वाले मजनू निकले आहिल कपूर। सनशाइन से शादी या फिर यूं कहूं मून से शादी, और ऐसा कैसे हो सकता है? अखंड सिंघानिया ने ऐसा होने कैसे दिया? कुछ तो कमी है, मजा नहीं आ रहा, लगता है कुछ धमाल करना पड़ेगा। वैसे भी अब जब मैं जेल से बाहर आ गई हूं तो धमाके होने तो बनते हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ मून इस वक्त कपूर फैशन हाउस में थी और अपना काम कर रही थी। आहिल के साथ उसकी शादी की रस्मों में वो बिजी होने वाली थी, इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द अपना बहुत सारा काम खत्म कर लेगी, क्योंकि इवेंट के फाइनल शो में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, इसीलिए उसे जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करना था। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और आहिल अंदर की तरफ आया। उसके हाथों में कुछ था, लेकिन वो उसने अपने पीछे छुपा रखा था। मून उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? आहिल मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना? मून हंसी और बोली, बहुत 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 अच्छी तरह से, अब आप जल्दी से बताइए। 1 मिनट, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आसपास की चीजों को स्मेल करने लगी, तो अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और आहिल की तरफ देखते हुए बोली, ब्लैक कट आइसक्रीम। आहिल हंसा और बोला, यार तुम ना सच में बहुत ज्यादा तेज हो। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। आइसक्रीम देखकर मून किसी बच्ची की तरह खुश हो गई थी। वो जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता मैं आपको कितनी अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आहिल। आपको पता है ये आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस वक्त काम की वजह से मेरा पूरा दिमाग घूम चुका है और उस दिमाग को शांत करने के लिए ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आहिल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। शादी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब मून आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी और आहिल उसे आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अखंड इस वक्त अपने रूम में था। कृतिका जी सुबह उसके रूम में आई थी, लेकिन उस वक्त अखंड सो गया था, इसलिए वो भी उसके रूम से चली गई थी और अब शाम की तकरीबन 4 बजे बजने वाले थे। कृतिका जी एक बार फिर से अखंड के रूम में आई। अखंड अभी भी सोफे पर बैठा था और उसके हाथों में जलती हुई सिगरेट थी। ये सब देखकर अब कृतिका जी खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत अंदर की तरफ आए और बोली, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? अखंड, तुम इस तरह की हरकतें कब से करने लगे? माना पिछले 3 साल से मून तुम्हारे सामने नहीं थी, इसीलिए तुम मुझसे दूर थे, लेकिन अब तो वो तुम्हारे सामने है ना। तुम माफ़ी मांग सकते हो, तुम उसे मना सकते हो, लेकिन उसे मनाने की वजह तुम तो हार मानकर बैठ चुके हो। अखंड ने गुस्से भरी नज़रों से कृतिका जी की तरफ देखा और बोला, लगता है आप चाहती है कि मैं इस घर से चला जाऊं। कोई बात नहीं, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे की तरफ बढ़ा। उसके लड़खड़ाते हुए कदमों को देखकर कृतिका जी तुरंत उसके पास आने लगी, लेकिन अखंड ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया था। वो जल्दी से बोला, मेरे पास मत आइएगा मॉम। कृतिका जी चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, अभी गिर जाओगी तुम। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वही अखंड अचानक से गिरने लगा, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाला और बोला, नहीं गिरूंगा, इतनी जल्दी नहीं गिरूंगा। अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है। मुझे अपनी चांद को दुल्हन बनते हुए देखना है, कितनी खूबसूरत लगेगी ना वो दुल्हन बनते हुए। आपको पता, जब मैंने उसे अपनी दुल्हन बनाया था तो खूबसूरत तो वो बहुत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। होती भी कैसे, मैं मजबूर जो किया था उससे, लेकिन अब तो वो खुशी खुशी किसी की दुल्हन बनने जा रही है, तो मैं उसे जरूर देखूंगा। आज उसकी एंगेजमेंट है ना, मैं उसकी एंगेजमेंट पर जरूर जाऊंगा। ये बोलते हुए वो रूम से बाहर की तरफ जा रहा था। कृतिका जी बस उसे देखते रह गई और अखंड रूम से बाहर निकल चुका था।
वो लड़खड़ाते हुए कदमों से ही सीढ़ियों से उतरा और फिर बाहर पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। ना जाने कितनी बार रास्ते में उसका एक्सीडेंट होते होते रुका था, लेकिन जैसे तैसे वो फार्म हाउस पहुंच गया था और अब फार्म हाउस पहुंचने के बाद वो सीधा अपने रूम में आया और बेड पर लेट गया। लेकिन बेड पर लेटने से पहले उसने अपने फ़ोन पर टाइम देखा। अभी एंगेजमेंट के टाइम में काफ़ी वक्त बचा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ आहिल मून को लेकर कपूर मेंशन आ चुका था और वहीं पर सुहासिनी जी और अभिनव जी भी पहुंच गए थे। मून उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और सीधा सुहासिनी जी के सीने से जाकर लग गई। अभिनव जी ने आहिल की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। आहिल उनके सामने आकर खड़ा हुआ। इस वक्त वहां पर काफी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, लेकिन तभी मून हंसी और बोली, आप लोगों को एक दूसरे को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, आपको इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ। आहिल, ये मेरे मॉम डैड जिनके बारे में मैंने आपको ना जाने कितना कुछ सुना रखा है, कितना कुछ बता रखा है, और मम्मा डैडा ये आहिल है जिनकी वजह से आज मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। अभिनव जी तुरंत आहिल की तरफ देखते हुए बोले, आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी वजह से हमारी मून एक बार फिर से हमारे पास आ गई, हमारी जिंदगी में आ गई, इसका एहसान मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। आहिल तुरंत बोला, प्लीज अंकल इस तरह की बातें मत कीजिए, शाइन का आपसे जो रिश्ता है उसे मैं छोटा नहीं कह सकता, लेकिन शाइन मेरे लिए क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसके लिए मैं जो कुछ भी करूँगा वो किसी तरह का कोई एहसान नहीं होगा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं आपसे क्या कहूँ कि वो मेरी लाइफ में मैटर करती है या फिर वो मेरी लाइफ है। ये बोलते हुए वो मून की तरफ देख रहा था। मून हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। सुहासिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ, आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। एक बार फिर से खुशियाँ हमारे पास लौट आई है। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी और उसने एक वेट्रेस की ड्रेस पहनी हुई थी। एक आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। वो आईने में रिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, वैसे लग तो तुम बहुत कमाल रही हो। रिद्धि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, रिद्धि सिंघानिया हूँ मैं, अगर मैं कमल नहीं लगूंगी तो और कौन लगेगा। वैसे इसके लिए थैंक यू, ये रहे तुम्हारे पैसे। ये बोलते हुए उसने वही साइड में रखा हुआ नोटों का बंडल उठाया और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वो आदमी तुरंत बोला, कभी पैसों के अलावा कुछ और देने के बारे में भी सोचो। पैसे लेना बंद कर दूंगा और जो कहोगी वो करूंगा, बेशक से किसी की जान लेने का काम क्यों ना हो। रिद्धि हंसी और बोली, औकात नहीं है तुम्हारी रिद्धि सिंघानिया को छूने की, ख्वाब अपनी औकात के हिसाब से देखो। रही बात किसी की जान लेने की तो उसके लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम बस मेरे छोटे मोटे कम करो और अपने पैसे लेते रहो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है जैसे तुम्हें सही लगे। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और रिद्धि अब एक बार फिर से खुद को आईने में देखने लगी थी। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, जितनी खुशियां तुम्हें मनानी है मना लो मून, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी पर ग्रहण लगने वाला है, चांद पर ग्रहण लगने वाला है। ये बोलकर वो हंसने लगी और हंसते हुए उसकी आवाज अब इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद कपूर मेंशन का गार्डन एरिया बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जहां पर चमचमाती हुई लाइट्स अपनी रोशनी बिखेर रही थी। तभी अंदर से मून आहिल का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आई। वहां पर मीडिया भी खड़ी थी जो उन दोनों को अपने अपने कैमरा में कैप्चर कर रही थी। आहिल ने सोच लिया था कि आज वो मून को उसकी असली पहचान एंगेजमेंट गिफ्ट के रूप में वापस दे देगा। जहां वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आ रहे थे और मीडिया वालों को पोज दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अखन बैठा था, जो अब बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहा था। हालांकि उसकी आंखों का रंग अभी भी गहरा लाल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने वो कितने दिनों से सोया ना हो या फिर उसने कितनी शराब पी रखी हो, लेकिन वो नशे में नहीं था। गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ आया। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी जो हद से ज्यादा फेक थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हंसते मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे अखन के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। जैसे ही वो अंदर की तरफ आया उसकी नज़र सामने मून और आहिल पर गई। आहिल ने मून की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और अभी भी वो दोनों मीडिया वालों को पोज दे रहे थे। उन्हें यूं देखकर अखन को अपने दिल में दर्द सा उठता हुआ महसूस हुआ। वो थोड़ा और आगे आया। वही इस वक्त मून की नज़र भी अखन पर गई। उसे वहां पर देखकर वो हैरान रह गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर जब आहिल ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो वो भी शॉक्ड रह गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अखंड उनकी एंगेजमेंट पार्टी में भी आ जाएगा।
उसे अखंड पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अखंड हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी वो आगे की तरफ आया। मीडिया वाले तुरंत पीछे की तरफ आए गए थे और अब उनके कैमरा में वो तीनों कैप्चर हो रहे थे। अखंड मून और आहिल के बिल्कुल पास आकर बोला, एंगेजमेंट के लिए कंग्रेचुलेशंस। मून धीमे से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं मिस्टर सिंघानिया? अखंड मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट का गिफ्ट देने। उसका जवाब सुनकर मून चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अखंड क्या करने वाला। वही आहिल गुस्से से बोला, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, तुम दोनों की एंगेजमेंट होने दे रहा हूँ, ये क्या कम है जो अब तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हो कि मैं एक बार फिर से पागल हो जाऊं। तुम दोनों को सिर्फ कंग्रेचुलेशन बोलने आया हूं और चांद को उसकी एंगेजमेंट का गिफ्ट देने आया हूं। इसके अलावा ना मुझे कुछ कहना है ना मुझे कुछ सुनना है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम दोनों की एंगेजमेंट नहीं हो जाती, और अगर तुम दोनों को मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है तो आई डोंट केयर, तुमसे जो होता है तुम कर सकते हो। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वही आहिल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो तुरंत अखंड के गिरेबान को पकड़ने को हुआ, लेकिन मून ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया था। वही आहिल के हाथ पर मून का हाथ देखकर अखंड का दिल एक बार फिर से जल उठा था। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराया और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, आज मिस सनशाइन और मिस्टर आहिल कपूर की एंगेजमेंट है। वैसे तो अभी एंगेजमेंट की रस्म हुई नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, अखंड सिंघानिया को इंतजार करने की आदत नहीं है। उनकी एंगेजमेंट की खुशी में मैं उन्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या आप लोग उस गिफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं? उसकी बातें सुनकर मीडिया वाले भी एक्साइटेड हो गए थे। उनमें से एक तुरंत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं मिस्टर सिंघानिया, बताइए आप मिस सनशाइन और मिस्टर कपूर को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? मीडिया वाले का सवाल सुनकर अखंड मुस्कुराया और एक बार फिर से मून की तरफ देखने लगा। एपिसोड 42, तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया? कपूर मेंशन। अखंड की बातें सुनकर मीडिया वाले भी एक्साइटेड हो गए थे। उनमें से एक तुरंत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं मिस्टर सिंघानिया, बताइए आप मिस सनशाइन और मिस्टर कपूर को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? मीडिया वाले का सवाल सुनकर अखंड मुस्कुराया और एक बार फिर से मून की तरफ देखने लगा। अखंड मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग जिस सनशाइन के नाम से जानते हैं एक्चुअली वो सनशाइन नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने मिस सनशाइन से ये सारे सवाल किए थे कि वो मून अग्रवाल या फिर यूं कह ले कि मून अखंड सिंघानिया की तरह दिखती है, लेकिन उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था। पर आज मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि वो कोई सनशाइन नहीं है, उनकी असली पहचान मून अग्रवाल ही है। अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि मून अग्रवाल ही क्यों, मून अखंड सिंघानिया क्यों नहीं? क्योंकि मून अग्रवाल तो मेरी मतलब अखंड सिंघानिया की बीवी थी, लेकिन एक्चुअली हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए अब वो मेरी बीवी नहीं है। अब उनकी शादी मिस्टर कपूर से होने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। उन्हें बेशक मून अग्रवाल कहे या फिर उन्हें उनके पति के नाम से बुलाए, वो आप लोगों की मर्जी। उसकी बात सुनकर मून की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई, जितनी आसानी से उसने ये बात कह दी थी। क्या सच में उसके लिए ये सारी बात कहना इतना आसान था? कल रात तो वो अखंड का कोई और रूप देख रही थी और अब अखंड का कोई और रूप ही उसके सामने था। कल रात ऐसा लग रहा था जैसे अगर मून अखंड के पास नहीं रही तो अखंड मर जाएगा, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि मून की एंगेजमेंट आहिल से हो रही है। पर फिर खुद में ही वो व्यंग्य से हंसी और बोली, पता नहीं आपके और कितने रूप देखना बाकी है मिस्टर सिंघानिया। एक पल में आप मुझे मेरे लिए रोते हुए नजर आते हैं, तो दूसरे ही पल जैसे मुझे किसी और के साथ देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अब तो आदत हो गई है आपको बदलते हुए देखने की, अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। वही मीडिया वाले अब उससे हद से ज्यादा सवाल करने लगे थे। उससे पूछने लगे कि आखिर उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। आहिल गुस्से से अखंड की तरफ देख रहा था, क्योंकि ये सब वो खुद करना चाहता था, लेकिन अखंड ने उसका सारा प्लान खराब कर दिया था। वो मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, हमारी एंगेजमेंट की रस्म का वक्त हो गया। ये बोलकर वो मून को अपने साथ स्टेज की तरफ ले गया। वहीं कुछ ही दूरी पर वेट्रेस की ड्रेस में खड़ी रिद्धि ये अब देखकर मुस्कुरा रही थी। आहिल मून को लेकर स्टेज पर आ गया था। वहीं स्टेज के बिल्कुल पास ही सुहासिनी जी और अभिनव जी भी खड़े थे। उन दोनों को वहां पर आते हुए देख वो भी मुस्कुरा रहे थे। अखंड को वहां पर देखकर उन दोनों के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, लेकिन उन्हें आहिल पर पूरा एतवार था कि आहिल के होते हुए अब अखंड मून को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। वहीं अखंड भी अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उनके पीछे पीछे स्टेज की तरफ आया। अभिनव जी और सुहासिनी जी दोनों आहिल और मून के पास आ गए।
एक लड़की वहां पर अपने हाथों में बड़ी सी ट्रे लिए खड़ी थी जिसमें फूलों की चादर बिछी हुई थी और उस पर 2 छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए थे जिसमें वो रिंग्स थी जो अब आहिल और मून एक दूसरे को पहनाने वाले थे। अखंड उन दोनों के सामने खड़ा था। वही रिद्धि जो वही दूसरी तरफ खड़ी थी वो ये सारा नज़ारा देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता था कि मुझे ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये लोग एक दूसरे को यूं ही इतनी तकलीफ दे देंगे कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। जब तक कोई धमाका नहीं करूंगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर मून की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट का सरप्राइज तो देना बनता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। वहीं आहिल ने बॉक्स में से रिंग उठाए और अपना हाथ मून की तरफ बढ़ा दिया। मून की धड़कनें इस वक्त बहुत तेजी से चल रही थी। उसने नज़र उठाकर अखंड की तरफ देखा। अखंड की नज़रें भी उस पर टिकी हुई थी और उसकी आंखों की गहरी लाली साफ बता रही थी कि इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। मून को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आहिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपना हाथ दो न शाइन। मून ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना कांपता हुआ हाथ आहिल की तरफ बढ़ा दिया। आहिल ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और अगले ही पल अखंड ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां को कस लिया। उसका चेहरा बुरी तरह कांप रहा था और उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट चल रही थी। उसके चेहरे पर पसीना झलक रहा था, उसके दांत आपस में रगड़ खा रहे थे और उसका गला सूख रहा था। उसकी आंखों की लाली अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी और चेहरे और गर्दन की नसें ऊपर की तरफ उभर रही थीं। उसे अपने सीने में एक तेज दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो वहां से हटा नहीं, सामने की तरफ का नजारा देखता रहा जो उसके दिल पर किसी कांच की तरह चुभ रहा था। आहिल ने मुस्कुराते हुए मून की रिंग फिंगर में वो रिंग पहनाए और मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू सो मच शाइन। उसकी बात सुनते हुए मून उसकी तरफ नहीं बल्कि अखंड की तरफ देख रही थी और उसे इस तरह से कांपते हुए देख वो हैरान थी। सुहासिनी जी आगे की तरफ आए और बोली, अब तुम भी जल्दी से आहिल बेटा को रिंग पहनो मून। उनकी बात सुनकर मून ने अपनी नज़रें अखंड से हटाए और ट्रे में से रिंग लेकर आहिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आहिल ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे की तरफ कर दिया था। मून का हाथ पूरी तरह से कांपने लगा था। आहिल ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या शाइन? मून ने अपना सिर्फ ना में हिलाया और बोली, नहीं। ये बोलकर उसने जल्दी से आहिल की रिंग फिंगर में वो रिंग पहना दी थी और अगले ही पल उसने अखंड की तरफ देखा, लेकिन अब अखंड वहां से गायब था। वहीं दूसरी तरफ अखंड इस वक्त अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसके हाथों में वाइन की बोतल थी और गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पर चल रही थी। उसके दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। एक तरफ वो वाइन पीता, दूसरी तरफ वो सिगरेट पीने लग जाता। वो अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। उससे गाड़ी ड्राइव नहीं हो रही थी, इसलिए उसने जोर से गाड़ी के ब्रेक लगाए और अगले ही पल उस गाड़ी से बाहर निकला और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला उसे जोरों से उल्टी हुई और वो उल्टी नॉर्मल नहीं बल्कि खून की उल्टी थी। वो अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे ही उल्टी बंद हुई उसने एक बार फिर से वाइन की बोतल को अपने होठों से लगा लिया था और बिना रुके उस पूरी बोतल को खत्म कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने उस बोतल को अपने होठों से हटाया एक बार फिर से उसे खून की उल्टी हुई और इस बार वो सीधा जमीन पर गिरा। सड़क के बिल्कुल किनारे पर वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो रही थी। गहरी गहरी सांस लेते हुए वो नीचे जमीन पर बैठा अपने सीने को सहला रहा था, जहां पर उसे तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरा चांद किसी और का हो गया, मेरा चांद किसी और का हो गया। ये बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो रही थीं और देखते ही देखते वो बेहोश हो चुका था। सड़क पर गिरा हुआ देखकर आते जाती गाड़ियां उसे देख रही थीं। कुछ एक गाड़ियां वहां पर रुक चुकी थीं और जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना कुछ लोगों ने तुरंत उसके पास आकर उसे वहां से उठाया और एक गाड़ी में बिठाकर उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मून की नजरें अखंड को ढूंढ रही थीं, लेकिन अखंड उसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसे एक अजीब सी तकलीफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से कुछ छूटता जा रहा है, कुछ है जो उससे बहुत दूर होता जा रहा है। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया और बोली, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैं क्यों मिस्टर सिंघानिया के बारे में सोच रही हूँ? उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद मुझे उनके बारे में नहीं सोचा है और न ही मुझे उन्हें देखना है, लेकिन क्यों मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही है? आहिल उसके पास आया और बोला, किसे ढूंढ रही है तुम्हारी नज़रें? उसका सवाल सुनकर मून एकदम से चौंक गई और हड़बड़ा कर बोली, किसे भी नहीं, एक्चुअली ढूंढ रही है लेकिन वो कोई और नहीं आप ही हैं। आहिल आप कहाँ थे? आहिल तुरंत बोला, मैं तो यहीं पर था। एक्चुअली तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है,
बस उसी की तैयारी में लगा हुआ था। मून हैरानी से बोली, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आहिल मुस्कुराया और बोला, वो सरप्राइज तुम्हें ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। मून अभी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि आहिल ने अब उसके पीछे जाकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा और उसे लेकर स्टेज की तरफ जाने लगा। वो मून के साथ कपल डांस करने वाला था। मून आहिल के साथ जैसे ही स्टेज पर पहुंची, आहिल ने अपना हाथ उसकी आंखों से हटाया। मून ने अपनी आंखें खोली। उसे फिलहाल अंधेरे की जगह कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक ही वहां पर रोशनी हुई और साथ ही साथ म्यूजिक चलने लगा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। म्यूजिक सुनकर मून हल्का सा मुस्कुराए। अगले ही पल आहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर अपना दूसरा हाथ मून की कमर पर रख दिया। मून के हाथ भी आहिल के कंधों पर आ चुके थे। आहिल उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अगले ही पल उन दोनों पर फूलों की बारिश होने लगी। खुद पर फूल बरसते हुए महसूस कर मून हैरान रह गई थी। उसकी आंखों के सामने वो पल झूम गया जब अखंड ने भी इसी तरह उसके ऊपर फूलों की बारिश करवाई थी, जब वो अपने कॉलेज में थी। अपने प्राइवेट जॉब पर से उसने मून को फूलों से नहला दिया था। वो पल याद करते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वहीं आहिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया? मून अचानक से होश में आए और बोली, क्या क्या कहा आपने? आहिल तुरंत बोला, तुम कहाँ खो रही हो मून? ऐसा लगता है जैसे मुझ पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मून जल्दी से हड़बड़ा कर बोली, ऐसा ऐसा नहीं है आहिल, मेरा सारा ध्यान आप पर ही है। वो बस में कुछ सोचने लगी थी। आहिल तुरंत बोला, मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। ये बोलते हुए उसने मून का हाथ पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाने लगा। धड़केगा तू मुझमें सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। मून मुस्कुराते हुए घूम रही थी और आहिल भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे घुमाने के बाद अब आहिल ने वापस उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया था और उसके साथ डांस कर रहा था। तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अखंड का चेकअप कर रहे थे। जो लोग अखंड को वहां पर लेकर आए थे उनमें से एक आदमी ने डॉक्टर को बताया कि अखंड को ब्लड वॉमिट हुई है। ये बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर पहले ही परेशानी झलक रही थी और अब अखंड के चेकअप के दौरान वो नर्स की तरफ देखते हुए बोले, हमें मिस्टर सिंघानिया के सारे टेस्ट करने होंगे, मुझे लगता है उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। हमें उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म करना होगा। एपिसोड 43 सिर्फ तुम्हारी गर्दन को दबाऊंगा नहीं बल्कि इसे मरोड़ दूंगा। कपूर मेंशन। मून और आहिल की एंगेजमेंट की रस्म हो चुकी थी और उसके बाद उन दोनों ने कपल डांस भी किया, जिसके बाद डिनर वगैरह शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे सब मेहमान जाने लगे। सुहासिनी जी और अभिनव जी भी वही गार्डन एरिया में खड़े थे जहां पर मून और आहिल भी मौजूद थे। आहिल सुहासिनी जी की तरफ देखकर बोला, क्या मैं मून के साथ 2 मिनट अकेले में बिता सकता हूँ? सुहासिनी जी हंसी और बोली, क्यों नहीं, अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है। 2 मिनट क्यों, बेशक से 20 मिनट बिताओ, बेशक से 2 घंटे बिताओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। मून हल्का सा मुस्कुराए। आहिल ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया तो मून ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ आगे की तरफ आ गई। आहिल उसे देखते हुए बोला, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें जान देने को, आज तक तुम हमेशा मेरे साथ ही रही थी, बस ये 3-4 दिन तुमने सिंघानिया मेंशन में बिताए हैं, तुम्हारी आदत लग चुकी है मुझे और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो, तो न जाने मुझे क्या ही हो रहा है। अब बस जल्दी से ही शादी हो जाए, मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता शाइन। उसकी बात सुनकर मून मुस्कुराए और बोली, आज हमारी एंगेजमेंट हो गई है तो 2 दिन में शादी भी हो जाएगी आहिल, फिर आपको मुझे ऐसे भेजना नहीं पड़ेगा। मून की बात सुनकर आहिल बोला, तुम खुश तो हो ना? मून ने अपना सर हाँ में हिलाया, उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। आहिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी खुशी अधूरी लग रही है। मून तुरंत बोली, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए आहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 3 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आपने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर आप मुझे नहीं संभालते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ आहिल। उसकी बात सुनकर आहिल मुस्कुराया और उसने मून का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को चूम लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ नहीं रहती थी शाइन, तुम मेरे दिल में रहती हो, तुम्हारी जगह मेरे आसपास नहीं मेरे दिल में है।
जब से तुम मुझे मिली हो तब से मेरे दिल ने तुम्हारे लिए धड़कने महसूस की है। तुम इस दिल की धड़कन हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार का इंतजार रहेगा। उसकी बात सुनकर मून मुस्कुराए और उसके सीने से लग गई। उसके सीने से लगने के बाद उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो अपने आंसुओं को आहिल से छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी पलकें फड़फड़ाना शुरू कर दी। आहिल ने उसे खुद से अलग किया और बोला, अब हम चलते हैं। तुम्हारे मॉम डैड ने बहुत ट्रस्ट किया है मुझ पर और मैं उनकी ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहता। आहिल की बात सुनकर मून हंसी और बोली, आप उनके ट्रस्ट ब्रेक करेंगे भी नहीं, इतना तो ट्रस्ट है मुझे आप पर। आहिल हंसने लगा और फिर उसका हाथ पकड़कर वो उसे वापस बाहर की तरफ ले आया, जहां अब मून, अभिनव जी और सुहासिनी जी के साथ वहां से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, कृतिका जी अखंड को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। कपूर मेंशन में जो कुछ हुआ वो न्यूज़ में वो सब देख चुकी थी और उसके बाद से ही उन्हें अखंड के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि अखंड के लिए ये सब कहना कितना मुश्किल होगा। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करे तो वो अपने प्यार की खुशी के लिए उसे छोड़ भी देता है, लेकिन अखंड के लिए ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं थी। उसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर था और उसका ऑब्सेशन मून थी, और ऐसे में उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला था। अखंड के बारे में सोच सोचकर उनका दिल बहुत घबरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में अखंड के सारे टेस्ट हो चुके थे और अब डॉक्टर अखंड के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। नर्स अपने हाथों में रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथों में पड़ी हुई रिपोर्ट्स डॉक्टर की तरफ बढ़ाए और बोली, आपका शक सही था डॉक्टर, अखंड सिंघानिया को हार्ट प्रॉब्लम है, उन्हें कैड है। मुझे लगता है हमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। अखंड की मेडिकल हिस्ट्री वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उसका बिहेवियर भी, इसीलिए वो नर्स की तरफ देखते हुए बोले, नहीं अभी रुक जाओ, जब तक हम मिस्टर सिंघानिया से बात नहीं कर लेते तब तक हमें चुप रहना होगा। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। नर्स तुरंत बोली, लेकिन अगर हमने उनकी फैमिली को नहीं बताया तो ये बहुत गलत होगा। मिस्टर सिंघानिया के बिहेवियर को मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसे में उनका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पहले ही उनकी मेडिकल हिस्ट्री ठीक नहीं है और ऊपर से ये सारी चीज़ उनकी लाइफ को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। अगर हमने उनकी फैमिली को नहीं बताया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। डॉक्टर के चेहरे पर हताश भरे एक्सप्रेशंस आ गए थे। उनका खुद का दिमाग घूम चुका था कि अब वो करे तो करे क्या। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, तुम एक काम करो, मिस्टर सिंघानिया की फैमिली से कांटेक्ट करो या फिर तुम उनका कॉल मुझे लगा कर दो। नर्स ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अपने रिकॉर्ड्स में से उसने अखंड की फैमिली का नंबर लिया, जो कि कृतिका जी का नंबर था। जैसे ही उसने अपने फ़ोन से कृतिका जी का नंबर डायल किया और फ़ोन डॉक्टर की तरफ बढ़ाने लगी, अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर फ़ोन अपने हाथों में ले लिया। नर्स एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत नजरें घुमाकर अपने बगल में देखा तो वहां पर अखंड खड़ा था और गुस्से से उसे घूर रहा था। नर्स के हाथ कांप रहे थे। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। नर्स कांपते हुए तुरंत वहां से चल गई और अब अखंड की नजरें डॉक्टर की तरफ चली गई। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है मुझे? डॉक्टर घबराते हुए बोले, आपको हार्ट डिजीज है मिस्टर सिंघानिया। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इलाज है। डॉक्टर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ इलाज है और हमें जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करना होगा और आपको सिगरेट और शराब बिल्कुल छोड़नी होगी मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि ये दोनों इस वक्त आपके लिए किसी जहर से काम नहीं है। इसी की वजह से आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमें आपकी फैमिली को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, तुमसे जितना पूछा है उतना बताओ, फालतू की बकवास मत करो। इलाज पॉसिबल है या नहीं ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई इलाज करवाना ही नहीं। बस इतना बताओ कि 10-15 दिन जिंदा रह जाऊंगा या फिर उससे भी कम। डॉक्टर तुरंत बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? प्लीज़ आप इस तरह से मत बोलिए। आपका डिजीज बहुत ज़्यादा सीरियस है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वरना आपकी जान जा सकती है। अखंड व्यंग्य से हंसा और बोला, तो जीना ही कौन चाहता है? मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी, जितने दिन है बस उतने ही काफ़ी हैं। ये बोलकर वो नर्स का फ़ोन वहाँ टेबल पर फेंकते हुए बोला, अगर किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश भी की तो मेरे इलाज का तो छोड़ो, तुम अपना इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर से नहीं कर पाओगे। उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए और अखंड तुरंत वहाँ से निकल गया।
बेशक से अभी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी ने ही उसके साथ है मजाक कर दिया। जीना तो वो भी नहीं चाहता था। आखिर अब उसके पास जीने की वजह ही क्या थी? उसकी जान जो उसके जीने का रीजन था, वो अब किसी और की होने वाली थी, तो वैसे भी उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो हॉस्पिटल से बाहर आया और बाहर आते ही उसे सामने गाड़ी दिखाई दी जो उसने ही वहां पर बुलाई थी। वो उसे गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मून अपने मॉम डैड के साथ अग्रवाल हाउस आ चुकी थी। वो सीधा अपने रूम में जाने लगी। सुहासिनी जी उसे रोकते हुए बोली, तुम कुछ लोगी क्या मून? दूध वगैरह पियोगी क्या? लेकिन मून ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपने रूम में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही सुहासिनी जी उसे रूम में जाते देख हैरान थी। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अभिनव जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और बोले, रहने दो कुछ वक्त के लिए, उसे अकेला छोड़ दो, अब उसे खुद को खुद ही संभालना होगा। आसान नहीं होता है एक ऐसी शादी से बाहर निकलना, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मून अपनी पुरानी यादों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से मिटा देगी। सुहासिनी जी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आहिल है ना, उसकी जिंदगी में रंग भरने के लिए तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि के फ्लैट पर रिद्धि की गर्दन को किसी ने अपने हाथों से दबाया हुआ था और वो शख्स उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। वही रिद्धि उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसके गर्दन को और भी ज्यादा कसकर दबाया और दांत पीसते हुए बोला, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी जान लेने में, अगर चाहूं तो तुम्हारा किस्सा अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। रिद्धि दर्द से तड़प रही थी। उस आदमी ने अब उसे एक झटके में छोड़ा और रिद्धि लड़खड़ाकर नीचे की तरफ गिरी। दर्द से उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। वो आदमी उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, आइंदा अगर तुमने मून को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम जो हरकत करने वाली थी ना, अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत करने की दोबारा कोशिश की ना तो इस बार मैं सिर्फ तुम्हारी गर्दन को दबाऊंगा नहीं बल्कि इसे मरोड़ दूंगा। उसकी बात सुनते हुए रिद्धि गुस्से से उसे देख रही थी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब मून और आहिल डांस कर रहे थे और दोनों अपने डांस में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी कुछ ही दूरी पर वो अपने हाथों में गन लेकर खड़ी थी और उसका निशाना मून पर था। वो गोली चलाने ही वाली थी कि अचानक ही किसी ने उसके चेहरे पर पीछे से अपना हाथ रखा और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। और अब जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने ही फ्लैट पर थी और उसकी आंखों के सामने वो शख्स था जिसने उसे बेहोश तो नहीं किया था, लेकिन उसे बेहोश करवाने के पीछे हाथ उस शख्स का ही था। वो उसे शख्स को गुस्से से देखते हुए उसके पास आए और अगले ही पल उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मून के लिए मेरे गर्दन दबाने की? अगले ही पल उस आदमी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और बोला, अभी तो सिर्फ तुम्हारी गर्दन दबाई है, अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी वार्निंग याद रखना। ये बोलकर उसने चुटकी बजाई और तुरंत वहां से चला गया। रिद्धि बस उस शख्स को जाते हुए देख रही थी और गुस्से से गहरी गहरी सांसें ले रही थी। एपिसोड 44, मैं मर जाऊंगा। अग्रवाल हाउस। मून इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे जो तकिया को भिगो रहे थे। उसकी आंखें सामने सीलिंग की तरफ थी और एक पल के लिए भी उसकी आंखें झुक नहीं रही थी, बस आंखों के किनारों से गर्म गर्म आंसू तकिया पर टपक रहे थे। वो सामने की तरफ देखते हुए बोली, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ मिस्टर सिंघानिया? अब तक मैं आपसे दूर जाना चाहती थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, और जब फाइनली मेरे साथ ये सारी चीज़ हो रही है जो मैं चाहती थी तो क्यों मुझे इतनी बेचैनी सी महसूस हो रही है? क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है? ये बोलते हुए उसने करवट ली और तकिया को अपने सीने से लगाकर कसकर दबा लिया। उसकी आंखों के सामने जैसे बार बार अखंड का चेहरा घूम रहा था और अखंड का उसे वो ऑब्सेशन भरी नजरों से देखना, नजरों ही नजरों में ये जाता देना कि मून सिर्फ उसकी है। बेशक से अखंड उसके साथ किसी भी तरह का टॉर्चर करता था, वो उसे परेशान करता था, लेकिन जो एक बात मून को सबसे ज्यादा अजीब लगती थी वो ये थी कि अखंड कभी भी किसी और लड़की के करीब नहीं जाता था। वो उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था, लेकिन उस टॉर्चर में ये चीज़ कभी भी इंक्लूड नहीं होती थी कि वो किसी और लड़की के पास जाकर मून को जलाए। और अब मून यही सोच रही थी कि उसे किसी और के पास देखकर अखंड को कैसा लग रहा होगा। अभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर आहिल का नंबर सो रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करके बोली, हेलो। उसकी आवाज़ इस वक्त काफ़ी भारी थी, इसलिए आहिल जल्दी से बोला, तुम रो रही हो क्या?
मून हंसी और बोली, मैं क्यों रोने लगी? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज हमारी एंगेजमेंट हुई है तो रोकर मैं अपना मूड क्यों खराब करूँगी? मैं तो बस सोने जा रही थी, नींद से आंखें भरी हुई है मेरी, शायद इसीलिए आपको मेरी आवाज़ भारी लग रही है। आहिल हंसा और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही सफाई दे रही हो? मून एकदम से चुप हो गई। आहिल अब मुस्कुरा कर बोला, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम सोई या नहीं। तुम जल्दी से सो जाओ, कल हमारी शादी की रस्में शुरू होने वाली है। कल रात को मेहंदी की रात है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज जल्दी सो जाओ ताकि कल नींद से तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। मून मुस्कुराए और बोली, हाँ कल रात के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आहिल मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू। उसका आई लव यू कहना एकदम से मून को चौंका गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से अखंड का चेहरा घूमने लगा। आहिल तुरंत बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मेरे आई लव यू का जवाब नहीं भी देना तो भी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम किस सिचुएशन से गुजर रही हो शाइन, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कोई ज़बरदस्ती करने वाला हूँ और ना ही तुम पर कोई प्रेशर डालने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मून हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच। आहिल आप सच में बहुत अच्छे हैं। आहिल हंसा और बोला, अच्छा मेरी तारीफ की जा रही है। आज तो लगता है चांद दूसरी तरफ से निकला है। चांद शब्द सुनकर ही मून का दिल जोरों से धड़क उठा था। वो तुरंत बोली, अब मुझे नींद आई है आहिल, मैं आपसे कल बात करती हूँ। आहिल आगे से कुछ कहता उससे पहले ही मून ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और गहरी सांस लेने लगी। अभी उसने खुद को ढंग से संभाला भी नहीं था कि एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। उसे लगा शायद आहिल का कॉल होगा, इसलिए उसने कॉल बिना देखे ही रिसीव किया और बोली, आई एम सो सॉरी। आहिल शायद आपको अजीब लगा होगा मेरा इस तरह से कॉल डिस्कनेक्ट करना, लेकिन इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से अखंड की आवाज़ आई, कैसी हो चांद। उसकी आवाज़ सुनकर ही मून के लिए जैसे पूरी दुनिया एकदम से रुक गई थी। वक्त एकदम से थम गया था। उसके हाथ पैर हल्के हल्के फूलने लगे थे और उसने सीने पर अपना हाथ रख लिया था, जहां पर उसे अपनी धड़कनों का शोर साफ महसूस हो रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अखंड बोला, तुम्हें चांद कहकर तो बुला सकता हूँ ना, या फिर ये हक भी तुमने मुझसे छीन लिया? मून तकलीफ भरी आवाज में बोली, जब मैंने आपको कभी कोई हक दिया ही नहीं तो मैं आपसे कोई हक छीन भी कैसे सकती हूँ मिस्टर सिंघानिया। अखंड मुस्कुराया और बोला, यही तो बात है, मैंने कभी तुमसे कोई हक मांगा ही नहीं। अगर मांगा होता तो शायद तुम मुझसे वो छीनती नहीं। अगर प्यार से तुम्हें अपनी बनाता तो तुम मुझसे दूर जाती नहीं, लेकिन मेरी किस्मत में शायद तुम्हारे लिए तड़पना था चांद, इसलिए तो मैंने गलतियां की और उन गलतियों की सजा ये है कि मैंने अपने सारे हक खो दिए। मून उसकी बात सुनकर तुरंत बोली, मुझे नींद आई है मिस्टर सिंघानिया, मुझे सोना है, कल मेरी मेहंदी का फंक्शन है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड हंसा और बोला, कितनी एक्साइट होना अपनी शादी के लिए। तुम्हारा एक्साइट होना बनता भी है चांद। मैंने तुमसे जो शादी की थी उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती थी, लेकिन आहिल तुमसे जो शादी कर रहा है उसमें तुम्हें प्यार मिल रहा है, और एक लड़की को और क्या चाहिए होता है, यही कि उसकी लाइफ पार्टनर उसे प्यार करे। लेकिन इस अखंड सिंघानिया ने तो तुम्हें नफरत के अलावा और कुछ नहीं दिया। मून उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो एक बार फिर से बोली, मैंने कहा ना आपको मिस्टर सिंघानिया, मुझे सोना है, मुझे सोने दीजिए। अखंड एक बार फिर से बोला, कितना बदतमीज इंसान हूं ना मैं। जब तुम मेरे साथ थी तब भी मैं तुम्हें सोने नहीं देता था, और अब जब मैं तुमसे दूर हूं तब भी मैं तुम्हें सोने नहीं दे रहा। लेकिन एक बात कहूं जान, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसकी बात सुनकर अब मून ने अपने सीने पर रखा हुआ हाथ और भी ज्यादा कस दिया था। उसने अपने कपड़ों को कसकर अपनी मुट्ठी में दबा रखा था। अखंड एक बार फिर से बोला, फार्म हाउस में हूँ मैं, यहाँ पर एक एक चीजें लग्जरी से भरी हुई, जिंदगी, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी चांद की गोद में अपना सिर रखकर सोना है। ऐसा लग रहा है जैसे बस इस दुनिया से जा रहा हूँ मैं और आखिरी बार तुम्हारी गोद में अपना सिर रखकर आराम से सोना चाहता हूँ। पर अब तो मेरी चांद किसी और की हो गई, मेरे पास ये हक है ही नहीं। कोई बात नहीं, संभाल लूंगा खुद को, तुम अपनी नींद पूरी करो, कल मेहंदी का फंक्शन है ना तुम्हारा। मैं आऊँगा तुम्हारी मेहंदी के फंक्शन में, तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगते हुए देखूंगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और मून बस उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर सुन होकर बैठी रह गई। उसे अखंड की आवाज़ में एक अलग ही तकलीफ सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर जल्दी उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं, मुझे मिस्टर सिंघानिया की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। फरेबी है वो, हर बात पर फरेब करते हैं। पहले प्यार के जाल में फंसाया और नफरत भी, और अब ये ड्रामा कर रहे हैं मेरे सामने ताकि मैं उनके ड्रामा को सच मानकर उनके पास चली जाऊं, लेकिन इस बार मैं उनके जाल में नहीं फंसने वाली।
अगर उन्हें तकलीफ हो भी रही है तो होती रहे, उन्होंने मुझे जो तकलीफ दी थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये बोलते हुए अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ अखंड इस वक्त सोफे पर बैठा था और उसके होठों से वाइन की बोतल लगी हुई थी। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी कि शराब और सिगरेट दोनों ही उसके लिए जहर है, लेकिन वो उस जहर को मुस्कुराते हुए पी रहा था। जहां एक हाथ में वाइन की बोतल थी वहीं दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। उसने उस वाइन की बोतल को खाली कर नीचे जमीन पर फेंका और फिर अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट की तरफ देखते हुए बोला, जहर ये नहीं है जो मैं पी रहा हूँ, जहर तो मेरे लिए मेरी जान से दूर रहना है। ये जहर तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी जान से दूर मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी होने लगी थी और वो अपनी जगह पर ऊपर की तरफ उठने लगा था। उसे अपने सीने में बहुत जोरों से दर्द महसूस होने लगा था। वो दर्द जो उससे सहा नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे सह रहा था। उसकी पूरी बॉडी इस वक्त दर्द से तड़प रही थी। एपिसोड 45, मेहंदी वाले हाथों पर नाम। शाम का वक्त, मून अग्रवाल हाउस में थी और आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। आज उसकी और आहिल की मेहंदी होने वाली थी और उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लाउज काफी ज्यादा बोल्ड था जिससे उसके गोरे कंधे और डीप नेक साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस पर ये बोल्ड लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये लुक कैरी भी किया हुआ था। तभी सुहासिनी जी वहां पर आए और उसे देखते हुए बोली, तुम रेडी हो गई? मून उनकी तरफ घूमी और बोली, आप बताएं मुझे देखकर मैं कैसी लग रही हूँ? सुहासिनी जी उसके पास आए और उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बहुत खूबसूरत। मून हंसने लगी और बोली, मुझे नजर नहीं लगेगी, इतनी भी खास नहीं लग रही हूँ मैं जो आप मेरी नजर इस तरह से उतार रही है। सुहासिनी जी तुरंत बोली, ये तो तुम्हें देखने वाले से पूछो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, जो भी तुम्हें देखेगा ना बस एक पल के लिए देखता रह जाएगा, उससे अपना कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उनकी बात सुनकर मून मुस्कुरा रही थी। कुछ ही देर बाद मून अपनी फैमिली के साथ अग्रवाल हाउस से बाहर निकली क्योंकि उनकी मेहंदी की रस्म कपूर मेंशन में ही होने वाली थी। वही कपूर मेंशन में मेहंदी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। आहिल ने अपने सारे खास दोस्तों को और सारे बिजनेस पार्टनर को वहां पर बुलाया था। कुछ देर बाद अग्रवाल फैमिली की गाड़ी भी वहां पर आकर रुकी और गाड़ी में से अभिनव जी सुहासिनी जी के साथ मून बाहर निकली। आहिल तुरंत उनके पास आया और आते ही उसने सबसे पहले अभिनव जी और सुहासिनी जी का आशीर्वाद लिया और फिर मून की तरफ देखने लगा। वो मून की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मून ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और फिर आहिल जल्दी से बोला, अब जल्दी से आगे आओ, मेहंदी वाली कब से तुम्हारा वेट कर रही है। मैंने तो उसे स्पेशल बोला है कि तुम्हारे हाथों पर सबसे ज्यादा खूबसूरत मेहंदी लगनी चाहिए। मून मुस्कुराते हुए उसके साथ आने लगी, लेकिन उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। अखंड ने उससे कहा था कि वो मेहंदी के फंक्शन में आएगा और उसकी नज़र ना चाहते हुए भी अखंड को ही ढूंढ रही थी। सुहासिनी जी और अभिनव जी भी मेहमानों से मिलने जुलने में बिजी हो गए और आहिल मून को लेकर आगे की तरफ आ गया, जहां पर मून को उसने सोफे पर बिठाया और फिर सामने मेहंदी वाली लड़कियां आकर बैठी और उन्होंने मून के दोनों हाथों को पकड़ लिया। मून को देखते हुए एक लड़की बोली, आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए? मून को खुद इन सब चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो भी यूं ही बोली, आप जैसे मर्जी लगा दीजिए। उसकी बात सुनकर मेहंदी वाली लड़कियों ने उसे मेहंदी लगाना शुरू कर दिया और तभी एक लड़का आहिल के पास आया और उसने इशारे से ही आहिल को कुछ कहा तो आहिल ने मून के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम मेहंदी लगाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मून ने अपना सर हाँ में हिलाया और आहिल वहां से चला गया। वो उस लड़के के साथ बैकयार्ड एरिया की तरफ आया जहां पर एक लड़की को दो आदमी हाथों से पकड़कर खड़े थे। आहिल उस लड़की के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी। उस लड़की ने अपना सरना में हिलाया और बोली, तुम उसे जितना मर्जी बचाने की कोशिश कर लो लेकिन उसे नहीं बचा पाओगे। अगर वो तुम्हारी सनशाइन होती ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब तो क्लियर हो चुका है कि वो सनशाइन नहीं मून है, भला मैं उस मून को कैसे छोड़ दूं। ये बोलकर वो हंसने लगी थी और वो लड़की कोई और नहीं रिद्धि थी। आहिल गुस्से से कांप रहा था। वो अपने आदमी की तरफ देखते हुए बोला, एक काम करो, इसे बेसमेंट एरिया में लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रिद्धि गुस्से से बोली, बेशक से कितना ही उसे बचाने की कोशिश कर लो आहिल, लेकिन तुम उसे मुझसे नहीं बचा पाओगे। उसकी जान मेरे हाथों से ही जाएगी, उसे तो मैं मार कर ही रहूंगी। मेरी पूरी दुनिया बर्बाद करके वो लड़की खुशियां मना रही है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बेशक से उसे जितना मर्जी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लो, लेकिन मेरे हाथों उसकी मौत लिखी हुई है।
वो बोले जा रही थी और आहिल बस उसे देखे जा रहा था। जब उसका आदमी रिद्धि को वहां से ले गया तो आहिल ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे मून को हाथ भी लगाती हो। अगर तुमने मून को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तक तुम्हें जिंदा छोड़ रखा है क्योंकि वो प्यार करता था तुमसे और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा अजीज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर कोई मेहरबानी करूंगा। अगर तुम मेरे और मून के बीच आई या फिर तुमने मून को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम कहाँ गायब हुई ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशंस थे। लेकिन फिर अचानक ही वो मुस्कुराया और बोला, मून को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और अब तुम्हें लगता है कि मैं मून को ऐसे ही अपने हाथों से जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जेल से रिहा करवाया था ताकि तुम उस अखंड पर अटैक करो, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इस बार मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। सीधा टिकट होगी तुम्हारी, वो भी बिना ब्रेक की फ्लाइट में। ये बोलकर अब वो हंसने लगा था। अंडस्को दूसरी तरफ मून अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। उसके गालों पर उसके बाल झूल रहे थे जो उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन उसके दोनों हाथ बिजी थे इसलिए वो उन्हें अपने चेहरे से हटा भी नहीं पा रही थी। तभी उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और अपने बालों को झटकाने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां पर अखंड खड़ा था। अखंड के हाथों में फूलों का बुके था और वो मून की तरफ देख रहा था। मून को देखते हुए जैसे उसकी नज़रें मून पर टिक गई थी और वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। मून की खूबसूरती ने जैसे उसे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था। अखंड की तरफ देखते हुए अब अचानक ही मून को सुहासिनी जी की बातें याद आने लगी कि जो भी तुम्हें देखेगा बस देखता ही रह जाएगा, उससे कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और वो सब याद करते हुए मून की धड़कनें बढ़ने लगी थी। अखंड को अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बुलाया तो अखंड एकदम से होश में आया। मून ने भी तुरंत उस पर से अपनी नज़र हटा ली थी। अखंड के सामने मिस्टर जतिन खड़े थे जो उसके बिजनेस पार्टनर थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप यहाँ पर मिस्टर सिंघानिया? अखंड हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टर जतिन एक बार फिर से बोले, ये आपकी एक्स की मेहंदी का फंक्शन है तो मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसा पॉजिटिव इंसान हमेशा जिंदगी में मूव ऑन ही करता है। अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखकर। अखंड अभी भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से सामने मून की तरफ देखा जिसने अब अपनी नज़रें झुका रखी थी। उसने अपने कदम मून की तरफ बढ़ाए और फिर उसके बिल्कुल पास आकर उसने अपने हाथों में पकड़े हुआ फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मेहंदी के लिए कंग्रेचुलेशंस। मून ने अपने हाथों की तरफ देखा। वो अपने हाथों की मेहंदी अखंड को दिखाकर इशारा कर रही थी कि वो उसके हाथों से वो फूलों का बुके नहीं ले सकती। अखंड ने वो फूलों का बुके साइड में रखा और बोला, कोई बात नहीं, बाद में इन्हें देख लेना। ये बोलकर वो एक बार फिर से अब खुद ही मून की मेहंदी की तरफ देखने लगा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि तुम पर से नज़र भी नहीं हटा पा रहा। तुम्हें देखकर मेरे कदम भी रुक गए थे और धड़कने तेजी से बढ़ गई थी। उसकी बात सुनकर मून के रोंगटे खड़े होने लगे। जिस आवाज में अखंड ये सब बातें बोल रहा था वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। वो मेहंदी वाली तुरंत बोली, क्या आपको थोड़ा टाइम चाहिए? क्योंकि उनकी बातें सच में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सा सीन बना रही थी। मून तुरंत बोली, नहीं मिस्टर सिंघानिया को बाकी लोगों के साथ बातें करनी होगी, उनके भी कई फ्रेंड हैं यहाँ पर तो वो बिजी होने वाले हैं। तुम मेरे हाथों पर मेहंदी लगाओ। ये बोलते हुए वो मेहंदी वाली की तरफ देख रही थी और फिर अब अखंड की तरफ देखते हुए बोली, आप अपना ड्रिंक और डिनर एंजॉय कीजिए मिस्टर सिंघानिया, मेहंदी की रस्म में आने के लिए थैंक यू। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसके दिल में इस वक्त बेहद हलचल मची हुई थी। वहीं अखंड मुस्कुरा कर बोला, मैं तो एंजॉय करूंगा ही, तुम्हारी मेहंदी की रस्म है, अपने लिए ना सही लेकिन तुम्हारे लिए तो एंजॉय जरूर करूंगा। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मून की नजरें उसे ही फॉलो कर रही थी, लेकिन कब अखंड उसकी आंखों से ओझल हुआ उसे पता ही नहीं चला। अब मून बेचैन हो उठी थी। जब अखंड उसके पास था तो वो उसे खुद से दूर भेजना चाहती थी, लेकिन अब जब अखंड उससे दूर जा चुका था तो उसे हद से ज्यादा बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक से मेहंदी वाली बोली, आपके हाथ पर आपके होने वाले हस्बैंड का नाम लिखना होगा ना, आप हमें बता दीजिए क्या नाम लिखना है। मून जो अखंड को ढूंढ रही थी वो बेख्याली में बोली, अखंड सिंघानिया। उसकी बात सुनकर मेहंदी वाली ने तुरंत उसके हाथों पर अखंड सिंघानिया लिख दिया था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लिखा गया था और शायद मेहंदी का रंग भी बाकमाल आने वाला था। अखंड ड्रिंक काउंटर की तरफ आया और ड्रिंक करने लगा। तभी उसके सामने आहिल आकर खड़ा हुआ और बोला, ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो? अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों?
नहीं करनी चाहिए। आहिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, करो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहता था तुमसे कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है और तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी और मून की शादी तुड़वा दोगी तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना। अब मून मेरी होकर ही रहेगी, मेरी और उसकी शादी जरूर होगी। अखंड मुस्कुराकर बोला, शादी के लिए ऑलरेडी कंग्रेचुलेशंस। अब तो मैं भी चाहता हूँ कि मून की शादी तुमसे हो जाए और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और यकीन करो मुझ पर, मैं तुम दोनों की शादी के लिए सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आहिल को उसकी बातों पर शक हो रहा था, इसलिए वो उसे तिरछी निगाहों से देख रहा था। अखंड और उसकी और मून की शादी पर खुश हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वही अखंड ने मन ही मन कहा, मेरी मून को अगर सच में कोई संभाल सकता है तो वो शायद तुम ही हो। पिछले 3 सालों में तुमने उसे संभाला, उसके लिए ऑब्सेसिव तो मैं इतना हूं कि उस पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जब खुद की जिंदगी की गारंटी नहीं रही तो उसे भी अकेला क्यों छोड़ कर जाऊं। मैं तो चाहता हूं तुम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, कम से कम मेरी मून अकेली तो नहीं रहेगी। उसके पास कोई उसे संभालने वाला होगा। बेशक से वो जितना मर्जी कह दे मुझे कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके दिल में अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। नफरत में ही सही, लेकिन उसे मुझसे प्यार तो हुआ है, इसीलिए तो 3 साल तुम्हारे साथ बिताने के बाद भी उसने तुमसे शादी नहीं की, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन जब मैं उसके सामने नहीं होऊंगा, उसकी जिंदगी में नहीं होऊंगा, तो वो तुमसे प्यार भी करेगी। पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। बहुत तकलीफें दे दी मैंने उसे, अब बस उसकी जिंदगी में मुझे बस खुशियां ही खुशियां चाहिए। आहिल उसकी तरफ देख रहा था। उसे चुप देखकर अब उसने भी कुछ नहीं कहा और वहां से मून की तरफ चला गया। मून अभी भी सोफे पर बैठी थी और उसकी नजरें अखंड को ढूंढ रही थी, लेकिन जब उसने आहिल को खुद के पास आते हुए देखा तो तुरंत अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका ली। आहिल उसके पास आकर बैठा और बोला, तुम्हारी मेहंदी तो कंप्लीट भी हो गई। मून मुस्कुराए और बोली, हाँ वो बस अभी हुई। आहिल उसके हाथों को नाजुकता से अपने हाथों में लेकर बोला, कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से नोटों की एक गड्डी निकाली और उन्हें मून के हाथों पर घुमाकर मेहंदी वाली को दिया और बोला, थैंक यू सो मच। वो मेहंदी वाली मुस्कुराकर अपनी जगह से उठी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहिल ने अब एक बार फिर से मून के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, अब जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे हाथों पर मेरा नाम कैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर मून की आंखें बड़ी हो गई। उसे पता नहीं था कि उसने आहिल का नाम लिखवाया या नहीं। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। आहिल उसके हाथों की तरफ गौर से देख रहा था और तभी उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हुए। उसके हाथों पर मिस्टर सिंघानिया लिखा देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वो तुरंत मून की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है। मून हैरानी से बोली, क्या क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आहिल। आहिल दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे हाथों पर अखंड सिंघानिया, ये कैसे लिखा गया। मून ने उसकी बात सुनकर अपने हाथों की तरफ देखा। अखंड सिंघानिया लिखा हुआ देखकर वो भी हैरान रह गई थी। वो जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता आहिल, मेरे हाथों पर मिस्टर सिंघानिया का नाम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल गुस्से से बोला, ऐसे कैसे नहीं पता शाइन। उस मेहंदी वाली ने जरूर तुमसे तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का नाम पूछा होगा, और अगर तुमने अखंड सिंघानिया कहा होगा तभी उन्होंने लिखा होगा, वरना उन्हें अखंड के बारे में कैसे पता। मून उसका सवाल सुनकर चौंक गई थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसने अखंड का नाम कब अपने हाथों पर लिखवा लिया। एपिसोड 46 मून उसकी जिद है लेकिन मेरे लिए जुनून है। सेमीकोलन कपूर मेंशन। आहिल की बात सुनकर मून खुद चौंक गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अखंड का नाम अपने हाथों पर कब लिखवा लिया, कब मेहंदी वाली ने उससे पूछा कि उसके पति का नाम क्या है, और कब उसने आहिल की जगह अखंड सिंघानिया बोल दिया। आहिल का गुस्सा देखकर उसे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इस वक्त आहिल गलत नहीं था। अगर वो सच में आहिल से शादी करना चाहती है तो उसके हाथों पर अखंड का नाम नहीं होना चाहिए था। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो तुरंत बोली, आप फिक्र मत कीजिए आहिल, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी ये मेहंदी साफ कर देती हूँ। आहिल तुरंत बोला, अगर तुम मेहंदी साफ कर दोगी तो पूरी मेहंदी साफ हो जाएगी और मेहंदी का रंग नहीं आएगा, ऐसे में तुम्हारे हाथ फीके। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मून तुरंत बोली, आप उस चीज के बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं बिना मेहंदी के शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी और का नाम अपने हाथों पर नहीं लिख पाऊंगी। अभी वो बोली रही थी कि तभी सामने से अखंड की आवाज आई, जानकर अच्छा लगा कि तुम अपने होने वाली पति से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए अपने हाथों की मेहंदी साफ करने को तैयार हो।
एक दुल्हन को शौक होता है अपने हाथों पर गहरी मेहंदी रची देखने का, और तुम्हारे हाथों पर गलती से मेरा नाम लिख गया तो तुम्हें अपने हाथों की मेहंदी साफ करनी पड़ रही है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल देता हूँ। उसकी बात सुनकर आहिल और मून दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। आहिल को अखंड पर अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे देखते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो तुरंत उसके पास आया और बोला, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। एक तो पहली बात, मैं तुम्हें अपनी शादी के फंक्शन में इनवाइट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ रहे हो। मैं किसी तरह तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी शाइन के पास भी आए ना तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर अखंड मुस्कुराया और बोला, इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? चांद ने कहा है ना कि वो तुमसे शादी करेगी, तो उस पर यकीन करो। इस तरह से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आहिल गुस्से से बोला, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, बस मुझे तुम नहीं पसंद, तुमसे नफरत है मुझे। अखंड हंसा और बोला, मुझसे तो बहुतों को नफरत है, लेकिन किसी की नफरत से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ मेरी चांद से जरूर पड़ता है, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चांद के लिए हूँ। मुझे उसके हाथों की मेहंदी ठीक करनी है। तुम्हें उसके हाथों पर अपना नाम चाहिए ना, तो मैं खुद अपने हाथों से उसके हाथों पर तुम्हारा नाम लिखूंगा। ये बोलकर अखंड आगे की तरफ आया। उसने वही साइड में रखी हुई मेहंदी की कप और एक कपड़ा उठाया और मून के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। मून का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो पहले ही इस वक्त एक इमोशनल ट्रॉमा बर्दाश्त कर रही थी, और ऊपर से अखंड का इस तरह से उसके पास आकर उसके हाथों पर मेहंदी लगाना और वो भी किसी और का नाम लिखना, ये तो अलग ही लेवल का ट्रॉमा था उसके लिए। अखंड ने उसकी नाजुक सी कलाई को बड़ी ही नाजुकता से अपने हाथों में पकड़ा और फिर जहां पर मिस्टर सिंघानिया लिखा हुआ था उसे बड़ी ही सफाई से कपड़े से साफ कर दिया। मून की नजरें अपने हाथों पर नहीं बल्कि अखंड के चेहरे पर थी, और आहिल भी उन दोनों की तरफ देख रहा था। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतना भी मुश्किल काम नहीं था, देखो कैसे मेरा नाम तुम्हारे हाथों से साफ हो गया। मून ने अपने हाथों की तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, काश दिल से भी किसी का नाम हटाना इतना ही आसान होता। ये बोलते हुए उसकी आवाज काफी धीमी थी, इसलिए आहिल को सुनाई नहीं दी, लेकिन अखंड को उसकी बात साफ साफ सुनाई दी। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नाम तो फिर भी साफ हो जाए, लेकिन अगर कोई दिल ही बन जाए तो दिल को सीने से कैसे निकाला जाए? उसके लिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दिल धड़कना ही बंद हो जाए और इंसान इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि जीते जी तो दिल तो सीने से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं ना। उसकी बात सुनकर मून उसकी तरफ देखती रह गई। वही अखंड ने उसके हाथ पर आहिल लिख दिया था। मून ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और बोली, थैंक यू। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैंने जो किया अपने लिए किया। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठ गया। मून हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अखंड का ये नेचर उसके लिए सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अखंड अब आहिल के पास आया और बोला, तुम्हारी होने वाली बीवी के हाथों में तुम्हारा नाम की मेहंदी लग चुकी है, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे नाम से ज्यादा गहरा उसके हाथों पर मेरा मिटा हुआ नाम लगेगा, क्योंकि बेशक से तुम मुझसे जितना मर्जी प्यार कर लो, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर पाओगे। आहिल गुस्से से बोला, और रियली तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम शाइन से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? अखंड ने अपना सिरना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुमसे किसने कहा कि मैं शाइन से प्यार करता हूँ? मैं तो अपनी चांद से प्यार करता हूँ, और अखंड सिंघानिया को घमंड है अपने प्यार पर कि कोई भी उसकी चांद को उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने एक नज़र मून की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। आहिल गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। वो अब वापस मून के पास आया और उसके हाथों की तरफ देखने लगा, जहां पर अखंड ने सच में उसका नाम लिख दिया था। अखंड की इस हरकत पर हैरानी तो उसे भी हो रही थी, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था जो बात अखंड कह कर गया। उसे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वही मून अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे थकावट से महसूस हो रही है आहिल, क्या मैं मॉम डैड के साथ घर वापस चली जाऊं? आहिल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी कल सुबह हमारी हल्दी है तो तुम्हें प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होगा। शाम को शादी है तो तुम कल शाम तक तो बहुत ज्यादा थक जाओगी, इसलिए तुम आज अच्छे से रेस्ट करो। उसकी बात सुनकर मून ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो अभिनव जी और सुहासिनी जी के साथ वापस घर के लिए निकल गई थी। वहीं अखंड इस वक्त सड़क के किनारे पर अपनी गाड़ी में बैठा था और उसके हाथों में वाइन की बोतल थी जो घूंट घूंट पी रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल चल रहा था जब उसने मून के हाथों पर अपने हाथों से आहिल का नाम लिखा था, और उसकी आंखें वो सब याद करते हुए बेहद गहरी लाल हो रही थी। उसने अब अपना सर पीछे सीट पर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई और उसने उन आंसुओं को साफ तक नहीं किया, बस यूं ही अपनी गाड़ी में सीट पर सिर टिकाए वो पूरी रात यूं ही बैठा रहा।
कहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। कृतिका जी लगातार अखंड को फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। उन्हें अखंड की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो जानती थी कि अखंड मून की शादी के फंक्शन अटेंड कर रहा है। तभी एकांश जी घर वापस आए। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी अखंड से बात हुई क्या? एकांश जी ने अपना सरना में हिलाया और बोले, तुम जानती तो हो वो कहाँ मुझसे बात करता है। अगर कभी उसे फोन कर भी लूँ तो मेरा कॉल तक रिसीव नहीं करता वो। कृतिका जी मायूस होकर बोली, पता नहीं मेरे बेटे की जिंदगी में सब कुछ कब सही होगा। अब तो उसका रवैया बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया है। वो पहले अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही हार मान लिया है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? एकांश जी उनकी बातें एकांश जी को भी हैरान कर रही थी क्योंकि सच में अखंड इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं था जैसे वह अब हो चुका था। उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मून अपने घर पर वापस आ चुकी थी और अपने हाथों की तरफ देख रही थी। उसने कब से खुद को रोक रखा था लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उसके हाथों पर गिर रहे थे और वो मेहंदी जो उसके हाथों पर लगी हुई थी वो खुद ब खुद साफ होती जा रही थी। वो अपने हाथों की तरफ देखते बोली, कभी नहीं सोचा था कि अपने हाथों पर किसी और का नाम लिखा हुआ देखकर मुझे रोना आएगा मिस्टर सिंघानिया। सोचा तो हमेशा यही था कि जब आपसे दूर जाऊंगी तो शायद मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों आपको ऐसा देखकर लग रहा है जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आपकी बातें सच है। मुझे आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता लेकिन मैं जानती हूँ ये प्यार प्यार नहीं है। ये सिर्फ एक पागलपन है जो मुझे हासिल करते ही ठीक हो जाएगा। पहले भी आपने मेरे साथ ऐसा ही किया था और अब भी आपका यही प्लान होगा इसलिए मुझे आप अपनी इमोशनल बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है लेकिन इस बार मून इमोशनल फूल नहीं है। वो आपकी इमोशनल बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस बार मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। मैं आहिल से शादी करूंगी और ये शादी होकर रहेगी। बेशक से आप कितनी भी इमोशनल बातें कर लीजिए, कितना ही इमोशनल क्यों न कर लीजिए मुझे, लेकिन आप इस शादी को नहीं रोक पाएंगे। ये बोलते हुए वो अपना सरना में हिला रही थी। कब वो अपनी मेहंदी को देखकर रोते रोते सो गई उसे भी पता नहीं चला। और वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन का बेसमेंट एरिया जहां पर किसी का भी आना अलाउड नहीं था क्योंकि बेसमेंट का रास्ता भी किसी को नहीं पता था। सिर्फ आहिल और उसके कुछ खास लोगों को बेसमेंट का रास्ता पता था। मून भी आज तक उस बेसमेंट में नहीं आई थी। आहिल बेसमेंट के अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र रिद्धि पर गई जिसे सामने चेयर पर बिठाया हुआ था और उसके हाथों को बांधा हुआ था ताकि वो वहां से भाग ना पाए। आहिल रिद्धि के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कैसा फील हो रहा है? रिद्धि गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे रोक पाओगे? कभी ना कभी तो मून मेरे हाथ आएगी ना, और जिस दिन वो मेरे हाथ आए उस दिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन वो मेरे सामने भी आए ना, अब वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आहिल हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि मून के पास जाना तुम्हारे लिए इतना आसान होगा? वो हमेशा मेरी प्रोटेक्शन में रहती है, तुम उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाओगी। वो मेरी होने वाली बीवी है और मैं उसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। रिद्धि हंसी और बोली, ओ रियली, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे कितने चेहरे हैं। कभी तो तुम्हें अखंड सिंघानिया से नफरत थी और अब तुम्हें उसकी ही बीवी से प्यार हो गया। आहिल तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे समझने की कोशिश मत करो, तुम्हारी औकात और तुम्हारे दिमाग दोनों की पहुंच से बाहर हूं मैं। अगर मैं चाहूँ तुम्हें 1 मिनट में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अब तक तुम्हें जिंदा छोड़ा हुआ था किसी रीजन की वजह से, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो मुझे तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया तो एक आदमी ने जल्दी से उसके हाथ पर उसकी गन रखी। उसके हाथों में गन देखकर रिद्धि हैरान हो गई। उसके हाथों में गन देखकर रिद्धि को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उसकी जान ले सकता है। वो तुरंत बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आहिल तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कहा ना तुमसे मुझे समझने की कोशिश भी मत करो, मैं तुम्हारी समझ में नहीं आऊंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें एक आखिरी मौका चाहिए या नहीं? रिद्धि उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं मून को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मुझे रीजन जानना है कि तुम मून को क्यों बचना चाहते हो। जहां तक मुझे पता है तुम अखंड सिंघानिया से नफरत करते हो, तो फिर मून के लिए इतना प्रोटेक्टिव होने की वजह? उसकी बात सुनकर आहिल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट रिद्धि को बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि इस तरह से उसने आहिल को मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। वो इस वक्त आहिल का एक अलग ही रूप देख रही थी। वही आहिल अब सामने चेयर पर जाकर बैठा और बोला, ये लंबी स्टोरी है, तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ।
मून अखंड सिंघानिया के लिए उसकी चांद है लेकिन मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया है। अखंड सिंघानिया के लिए मून उसकी जिद है लेकिन मेरे लिए जुनून है। अखंड सिंघानिया मून को सिर्फ अपना बनाना चाहता है लेकिन मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। उसकी बात सुनकर रिद्धि बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो तुरंत बोली, मतलब अब तक तुमने जो हम दोनों का साथ दिया वो तुमने अखंड सिंघानिया को हराने के लिए नहीं बल्कि। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल हंसने लगा और फिर हंसते हंसते रुका और बोला, सही समझी तुम, मैंने तुम दोनों का साथ दिया अखंड सिंघानिया को हराने के लिए नहीं बल्कि मून को हासिल करने के लिए। उसकी बात सुनकर रिद्धि अब बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसे तो लग रहा था कि वो सारा खेल खुद खेल रही है लेकिन यहाँ तो किसी ने उसे ही मोहरा बना दिया था। आहिल ने अब अपने हाथों में पकड़ी हुई गन उसकी तरफ पॉइंट की और बोला, अब बताओ क्या चाहती हो, मून को चोट पहुंचाना या फिर खुद सही सलामत रहना। रिद्धि कांपती हुई आवाज में बोली, अब जब मैंने तुम्हारे इरादों के बारे में जान ही लिया है तो मैं भला तुमसे पंगा लेने की कोशिश भी कैसे कर सकती हूँ। मैं मून को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी और उसके आसपास भी जाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। आहिल ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। रिद्धि के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। एपिसोड 47 मून के सामने सच्चाई। कपूर मेंशन। आहिल हैरानी से रिद्धि की तरफ देख रहा था। वही रिद्धि के चेहरे पर इस वक्त शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। वो आहिल की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अखंड सिंघानिया की जान चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम मुझे उसकी जान लेने दो और साथ ही मुझे 50 करोड़ रुपए भी चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूं। इतना तो अब तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। बदले में तुम्हें तुम्हारी शाइन की जान जो दे रही हूँ। आहिल व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, उसे तो तुम वैसे भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकती थी, और रही बात 50 करोड़ रुपए की और अखंड सिंघानिया को खत्म करने की, तो वो दोनों डिमांड में तुम्हारी पूरी कर दूंगा। तुम्हें 50 करोड़ मिल जाएंगे और अखंड से बेशक तुम किसी भी तरह अपना बदला लो, आई डोंट केयर। बस उसका फर्क मेरी शाइन पर नहीं आना चाहिए। रिद्धि मुस्कुराए और बोली, तुम तो जैसे अपनी शाइन के लिए बिल्कुल पागल ही हो चुके हो। आहिल मुस्कुरा कर बोला, पागलपन की भी एक हद होती है लेकिन मेरी शाइन के लिए जो मेरा पागलपन है उसकी कोई हद नहीं। रिद्धि गौर से उसे देख रही थी। वो मन ही माँ बोली, और तुम्हारा ये पागलपन मेरे बहुत अच्छी तरह से काम आएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पैसे लेकर उस मून की जान छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, बस तुम देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सादी मुस्कुराहट थी, लेकिन आहिल इस वक्त खुद में इतना ज्यादा बिजी था कि उसका रिद्धि पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। उसने अपने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने तुरंत रिद्धि को खोल दिया और रिद्धि अपनी जगह से उठकर आहिल के सामने आई। उसने आहिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोली, डील मेरे लिए काफी फायदेमंद है, तुम्हारा पता नहीं। आहिल ने उसके हाथ से अपना हाथ मिलाया और बोला, दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आहिल कपूर को नुकसान पहुंचा सके, और अब आहिल कपूर अपनी शाइन के सामने खड़ा है। अगर तुमने उसे जरा सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो अब तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, अगली बार मौत भी ऐसी दूंगा कि तुम अगला जन्म लेने से डरोगी। उसकी बात सुनकर रिद्धि की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई, लेकिन उसने फिलहाल आहिल से कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। कुछ देर बाद आहिल वापस मेंशन के अंदर आ गया था और अंदर आते ही उसने मून को कॉल किया, लेकिन सामने से मून ने कॉल रिसीव ही नहीं किया क्योंकि वो सो चुकी थी। सुबह का वक्त, सिंघानिया मेंशन। सिद्धि अपने कमरे से बाहर आए और उसकी नज़र कृतिका जी पर गई जो वही हॉल में बैठी बैठी सो चुकी थी। सिद्धि इस वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। वो कृतिका जी की तरफ आए और उन्हें उठाते हुए बोली, मॉम आप ठीक तो है ना? कृतिका जी हड़बड़ा कर उठी और बोली, अखंड घर पर आया क्या? वो अपने रूम में है क्या? ये बोलकर वो जल्दी से अखंड के रूम की तरफ भागी, लेकिन जब उसके रूम में आए तो अखंड को वहां से गायब देखकर उनका चेहरा मायूस हो गया। सिद्धि भी उनके पीछे पीछे आए और उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कल रात भाई फिर से घर नहीं आए? कृतिका जी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, पता नहीं मेरी अखंड की जिंदगी में सब कुछ कब ठीक होगा। सिद्धि उन्हें समझाते हुए बोली, जल्दी ही होगा मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। कृतिका जी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, लेकिन कैसे? तुम जानती हो ना मून शादी कर रही है, अगर उसकी शादी हो गई तो अखंड और भी ज्यादा टूट जाएगा। उसने पहले भी सुसाइड की इतनी बार कोशिश की है, और अगर ऐसा फिर से उसने कुछ। ये बोलते बोलते उनकी रूह कांप उठी थी। सिद्धि ने उनका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी परेशानी साफ झलक रही थी। वो कृतिका जी को लेकर उनके रूम में आए और फिर उन्हें बेड पर सुलाकर वहां से चली गई।
कृतिका जी पूरी रात सोई नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी आंख लगी थी और अब वो एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई थी। वहीं सिद्धि बाहर गार्डन की तरफ ना जाकर वापस अपने कमरे में आए और एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे मून से मिलना होगा, मुझे उसे रोकना होगा ये शादी करने से, क्योंकि अगर सच में ये शादी हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे मून से मिलना ही होगा। ये बोलकर वो मून के फ़ोन पर कॉल कर रही थी, लेकिन मून ने सामने से कॉल उठाया ही नहीं। तो अब सिद्धि के पास एक ही ऑप्शन था, सीधा अग्रवाल हाउस जाना। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल हाउस। मून की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसका ध्यान अब अपने हाथों पर गया और अपने हाथों पर मेहंदी लगी हुई देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब उसने अपने हाथों को गौर से देखा तो वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। उसके हाथों पर आहिल का जो नाम लिखा हुआ था वो बहुत ज्यादा फिका था, लेकिन उसके नीचे जो अखंड सिंघानिया लिखा हुआ था वो बहुत ज्यादा गहरा था। उसे अपने हाथों की मेहंदी देखते हुए कल रात की अखंड की बातें याद आई कि मुझसे ज्यादा प्यार मेरी मून से कोई नहीं कर सकता। वो बात याद करते ही मून बेचैन हो उठी। वो तुरंत बोली, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथों पर तो सारी मेहंदी इतनी गहरी रची है, तो आहिल आहिल का नाम गहरा क्यों नहीं रचा? और मिस्टर सिंघानिया, इनका नाम तो रचना ही नहीं चाहिए था, तो इनका नाम इतना गहरा कैसे रच गया? तभी अचानक से दरवाजे की तरफ से आवाज आई, क्योंकि तुम्हें सच में ब्रो से ज्यादा प्यार कोई और नहीं कर सकता। ये आवाज सुनते ही मून की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहां पर सिद्धि खड़ी थी। सिद्धि आगे की तरफ आए। मून गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब तुम्हारे भाई में तमीज और समझदारी नहीं है तो मैं तुमसे भी कैसे ही इस चीज की एक्सपेक्टेशंस रख सकती हूँ? किसी के रूम में बिना उसकी इजाजत के आना तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। सिद्धि हल्का सा मुस्कुराए और बोली, तुम कोई अनजान तो हो नहीं। खैर, तुम्हें भाभी के रिश्ते से तो मैंने अभी देख ही नहीं रही। मैं सिर्फ यहाँ पर एक दोस्त बनकर आई हूँ, एक दोस्त से बातें करने आई हूँ, उसे समझाने आई हूँ कि वो अपनी लाइफ में क्या गलत कर रही है। मून गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी, और ये मेरे सामने अच्छा होने का ड्रामा मत करो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारे रूप में आज से 3 साल पहले देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। सिद्धि उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मेरा रूप तुमने देखा था ना? तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं बदल गई हूँ, या फिर मैंने अपने ऊपर अच्छाई की कोई परत ओढ़ ली है? क्या तुम्हें उस रिद्धि में जो तुम्हारे सामने थी आज से 3 साल पहले, उसमें और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता? उसका सवाल सुनकर मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि बोली, चलो आज मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे ही देती हूँ। तुम्हें मैं रिद्धि लग रही हूँ ना? वो रिद्धि जिसने तुम्हारे और भाई के बीच दूरियां बनाए, वो रिद्धि जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो रिद्धि जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश भी की, वो रिद्धि जिसने तुम्हारे और भाई के बीच नफरत का बीज बोया, वो रिद्धि जिसे तुम नफरत करती हो क्योंकि वो तुम्हारे और भाई की दूरियों का कारण है। मैं वो रिद्धि नहीं हूँ, मैं सिद्धि हूँ, रिद्धि की जुड़वा बहन। उसकी बात सुनकर मून की आंखें बड़ी हो गई। वो बस हैरानी से सिद्धि की तरफ देख रही थी। वही सिद्धि ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि रिद्धि जैसी लड़की को कोई जला सकता है? कोई सिर्फ उसे इस बात का बदला लेने के लिए कि उसने किसी को एग्जाम हॉल में जलील किया था, वो भी उसकी गलती पर, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था। सिर्फ इतनी सी बात पर कोई रिद्धि से इस तरह का बदला ले सकता है, जिससे रिद्धि की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? कोई उसके जिस्म को आग के हवाले कर सकता है? मून उसकी बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। तभी अचानक से सिद्धि ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किया। ये सब करते हुए उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन आज वो रुकी नहीं। उसने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। अब उसने सिर्फ नीचे इनरवियर पहना हुआ था और अपनी शर्ट को उसने पूरा खोल दिया था। जैसे ही मून ने उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें उसे पर से हटा ली। सिद्धि उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, जैसे तुमने मुझ पर से अपनी नजरें हटा ली ना, मैं भी खुद को नहीं देख पाती हूँ, खुद से ही नफरत होती है खुद को देखकर। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से वो निकले थे। मून ने कांपते हुए उसकी तरफ वापस देखा। उसकी पूरी बॉडी जली हुई थी, जलने के निशान उसकी बॉडी पर साफ दिखाई दे रहे थे। वो बस चौंकते हुए उसकी तरफ देखे जा रही थी और सिद्धि ने अब अपनी शर्ट के बटन बंद किए। सिद्धि ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हें अपना बाकी का जिस्म भी दिखा सकती हूँ। तुमने शायद रिद्धि को भी देखा होगा और उसके रहने सहने के तरीके को, उसके कपड़ों को। क्या वो ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे मैं पहनती हूँ? पूरी बाजू वाले, खुद को पूरी तरह से ढकने वाले,
उसकी बात सुनकर मून सच में सोच में पड़ गई थी, क्योंकि रिद्धि इस तरह के कपड़े सच में नहीं पहनती थी। वो तो क्रॉप टॉप, शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट ड्रेस ये सब पहना करती थी। वो हैरानी से सिद्धि की तरफ देखते हुए अपना सरना में हिलने लगी। सिद्धि हल्का सा मुस्कुराए और बोली, वो मेरी जुड़वा बहन है और उसने मेरी इसी हालत का फायदा उठाकर तुम्हें और भाई को एक दूसरे से दूर किया था। मुझे रिद्धि के बॉयफ्रेंड ने ही जलाया था, क्योंकि ना वो मुझे पसंद था और ना ही उसका रिद्धि के साथ रहना। वो एक नंबर का घटिया और मक्कार लड़का था। कॉलेज में स्टडी करने आता था, लेकिन स्टडी से ज़्यादा उसके कॉलेज में मेकआउट हुआ करते थे, कभी लाइब्रेरी में तो कभी सेमिनार हॉल में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और हर बार अलग अलग लड़की के साथ, जिसमें रिद्धि भी शामिल थी। मैंने रिद्धि को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन रिद्धि, उसके ऊपर तो जैसे उसके प्यार का भूत सवार था। वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने एक दो बार तो उसे प्रूफ दिखाए, लेकिन उसने ये कहकर उन प्रूफ को झूठा साबित कर दिया कि मुझे उससे जलन होती है। मैं शक्ल में बेशक से उसकी तरह ही दिखती हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह मॉडर्न नहीं हूँ। मैं उसकी तरह कपड़े नहीं पहनती, इसलिए कोई लड़का मुझे भाव नहीं देता, और मुझे इसी बात पर चिढ़ मचती है कि हर कोई रिद्धि को ही क्यों भाव देता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस उसे उस घटिया लड़के से बचाना चाहती थी, और उस दिन उस घटिया लड़के ने एक और गंदी हरकत की। उसने एग्जाम में चीटिंग की। बहुत सारी स्लिप्स उसके पास थी, और जब टीचर ने उसकी चेकिंग करना चाही तो उसने वो सारी स्लिप्स अपने सामने बैठी हुई लड़की के बैग में डाल दी, जिससे वो लड़की फंस गई और उसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया गया। उस लड़की का पूरा फ्यूचर 1 मिनट में बर्बाद हो गया था, और वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की वजह से, जो ना खुद पढ़ता था और ना ही दूसरों को पढ़ने देता था। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए और मैंने टीचर को सब कुछ बता दिया। टीचर ने बातों पर यकीन किया, क्योंकि उन्हें पता था मैं झूठ नहीं बोलती। उस लड़की को एक मौका दोबारा दिया गया और उस लड़के को वहां से बाहर निकाल दिया गया, और इसी बात पर वो लड़का मुझसे और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने मुझे स्टोर रूम में बंद करके स्टोर रूम में आग लगवा दी थी, जिससे मेरी ये हालत। ये बोलते हुए सिद्धि ने अपना चेहरा झुका लिया था। उसकी बात सुनकर मून की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। इससे आगे सिद्धि कुछ और बोलती, उससे पहले ही रूम का दरवाजा शॉक हुआ और सुहासिनी जी अंदर की तरफ आए। सुहासिनी जी मून और सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली, वो सिद्धि तुमसे मिलना चाहती थी तो। मून तुरंत उनकी बात बीच में ही काट कर बोली, इट्स ओके मॉम। सुहासिनी जी ने मुस्कुराकर सर्वेंट की तरफ देखा, जो उनके साथ ही आई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। सिद्धि ने भी शायद कुछ नहीं खाया होगा, इतनी सुबह सुबह कहाँ ही कुछ खाने का मन करता है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद तुम्हें हल्दी की रस्म के लिए तैयार भी होना है। मून मून हल्का सा मुस्कुराए और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। सुहासिनी जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सिद्धि मून की तरफ देखते हुए बोली, मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ वो लड़का नहीं है मून, मेरी खुद की बहन भी है, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों में शामिल थी। लेकिन उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि मेरी इस बर्बादी से तुम्हें भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसने अखंड भाई के सामने एक कहानी बनाई और उस कहानी की गुनहगार तुम्हें बना दिया। उसकी बात सुनकर अब तो मून के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। भला वो उसे कहानी की गुनहगार कैसे हो सकती है, जिस कहानी के बारे में वो कुछ जानती नहीं। वही सिद्धि ने अब रोते हुए उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर मून ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। उसकी आंखों से भी आंसू बरस रहे थे और उसे सिद्धि के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने सिद्धि के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर उसे समझाते हुए बोली, तुम प्लीज रोना बंद करो। सिद्धि ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और उससे कुछ बोलने लगी, लेकिन मून के चेहरे पर मिक्सड एक्सप्रेशन थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। एपिसोड 48 मून को सबसे पहले हल्दी में लगाऊंगा। अग्रवाल हाउस। सिद्धि मून के सामने खड़ी थी और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो आहिल से शादी ना करे। आहिल बेशक से अच्छा लड़का होगा, मून से प्यार भी करता होगा, लेकिन वो अखंड से ज्यादा प्यार उसे नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मून के चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन थे। वो एक पल के लिए मान भी लेगी कि अखंड उससे प्यार करता है, लेकिन ये कैसा प्यार हुआ जिसमें वो जिससे प्यार करता है उसने उसे ही तकलीफें और दर्द देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो गहरी सांस लेकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी दरवाजा एक बार फिर से खुला और सुहासिनी जी अंदर आईं। मून और सिद्धि दोनों ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। सुहासिनी जी अंदर आते हुए बोली, हल्दी का वक्त हो रहा है मून, अब तुम प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ। और सिद्धि बेटा, अब तुम्हें मून से जो बातें करनी है वो प्लीज तुम हल्दी के बाद करना, बुरा मत मानना। लेकिन उनकी बात पूरी होती उससे पहले सिद्धि बोली, नहीं नहीं आंटी, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही हूँ।
मैं जानती हूँ आज मून की हल्दी की रस्म है, ऐसे में मून बिजी होगी, लेकिन मैं बस मून से बात करना चाहती थी। अब मैंने मून से अपनी सारी बातें कह दी हैं, अब मैं चलती हूँ। बस एक आखिरी बात मुझे मून से कहने दीजिए। उसकी बात सुनकर सुहासिनी जी अब कुछ बोल ही नहीं पाई। वहीं सिद्धि मून की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है मून, अब तो तुम प्लीज समझने की कोशिश करोगी, जो कुछ हुआ उसमें अखंड भाई का कसूर। उसके बाद पूरी होती उससे पहले ही मून बोली, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है सिद्धि, और मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक रीजन था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रीजन मिस्टर सिंघानिया को मुझे टॉर्चर करने की इजाजत दे दे। अगर ऐसी बात थी तो उन्हें सच पता लगाना चाहिए था, उन्हें कंफर्म करना चाहिए था कि जो झूठ उन्हें दिखाया जा रहा है वो सच है या झूठ। वो ऐसे कैसे किसी की बातों में आकर मुझे टॉर्चर कर सकते हैं? वो मुझे प्यार करने का दावा करते हैं ना, तो ऐसे कैसे वो किसी की भी बातों में आकर उस प्यार को भूल गए जिसके अब तुम दावे कर रही हो? तुमने मुझे अपनी बात बताई और मैंने सुन ली, लेकिन मेरा फैसला अभी भी वही है। मैं आहिल से शादी करूंगी और ये शादी होकर ही रहेगी। तुम्हें अगर हल्दी के फंक्शन को ज्वाइन करना है तो तुम कर सकती हो, अदरवाइज मैं फिर कभी तुमसे मिलती हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धि उसकी तरफ देखती ही रह गई। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मून अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। सिद्धि उसके सामने अब कुछ बोल ही नहीं पाए और तुरंत वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद सुहासिनी जी मून के पास आई और बोली, क्या कह रही थी सिद्धि? कहीं एक बार फिर से अखंड कोई प्रॉब्लम? उनकी बात पूरी होती है उससे पहले ही मून बोली, नहीं मॉम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं कर सकता और न ही कोई मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी और आहिल की शादी होगी और वो है ना मेरा साथ देने के लिए, और आप दोनों भी तो है ना, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सुहासिनी जी हल्का सा मुस्कुराए। मून अब वहां से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। सुहासिनी जी उसे जाते हुए देख रही थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, अब मेरी बेटी की जिंदगी में कोई तकलीफ मत देना। मुश्किल से खुशियां उसके हिस्से आ रही हैं, अब उसकी खुशियों को यूं ही बनाए रखना। ये बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर में मून हल्दी के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर पिंक कलर के फ्लावर्स का प्रिंट था और साथ ही साथ ब्लाउज भी काफी बोल्ड था। दुपट्टा उसने साइड में लिया हुआ था और साथ में फ्लोरल ज्वेलरी के साथ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुहासिनी जी जो बाहर थी वो कमरे में आए और आकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने पहले थू थू करते हुए उसकी नज़र उतारी और फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मून उनकी बात सुनकर हंसी। कुछ ही देर में वो दोनों बाहर की तरफ आई और फिर अभिनव जी के साथ गाड़ी में बैठकर कपूर मैंशन के लिए निकल गई, जहां पर हल्दी का फंक्शन होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अखंड इस वक्त अपने फार्म हाउस में था और अपने रूम में था। तभी एक सर्वेंट ने आकर दरवाजा नॉक किया और बोली, आपसे मिलने बाहर कोई आया है। अखंड ने गुस्से से उस सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, तो तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हें उसे क्या जवाब देना है? वो सर्वेंट तुरंत बोली, वो एक्चुअली। उसकी बात सुनकर अखंड कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से आवाज आए, भाई मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सिद्धि की आवाज सुनकर अखंड अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ आया। सिद्धि उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज बाहर आए ना भाई, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ इस वक्त आप पहले बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, जब पहले ही जानती हो कि मैं बात करने की हालत में नहीं हूं तो क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ तुम यहाँ से। जब मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं सिंघानिया मेंशन जाकर कर लूंगा। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करने को हुआ तभी सिद्धि अचानक से बोली, लेकिन तब तक तो मून की शादी ही हो जाएगी भाई। मुझे उसकी शादी से पहले आपसे बात करनी है। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए ना। प्लीज ये शादी रोक दीजिए। क्यों आप ऐसे हार मानकर बैठ गए हैं? जब मून यहाँ पर नहीं थी तब आप रोज उसे याद करते थे और बोलते थे कि बस किसी तरह एक बार मून आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, और अब जब वो वापस आए हैं तो आप उसे किसी और का होने दे रहे हैं। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं भाई? आप उससे प्यार करते हैं ना। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। जब पहले आपने मून को जबरदस्ती अपना बनाया था तो अब उसकी बात पूरी होती है उससे पहले ही अखंड बोला, ये बात तुम मुझसे कह रही हो ये जानते हुए भी कि जब एक लड़का एक लड़की से जबरदस्ती करता है तो उस लड़की को कैसा फील होता है। उसकी बात सुनकर सिद्धि तुरंत बोली, मैं जानती हूँ भाई, जब एक लड़का एक लड़की से जबरदस्ती करता है तो कैसे फील होता है, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं। आप उसका बुरा नहीं चाहते हैं।
और ना ही अब आप उसे कोई टॉर्चर देने वाले हैं। आप सच में उससे प्यार करते हैं और उसे पूरी जिंदगी प्यार से रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अब अगर मून आपकी जिंदगी में आई तो आप उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। प्लीज भाई मेरी बात मान लीजिए। अखन तुरंत बोला, अब अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मैं सच बता रहा हूँ आइंदा तुम इस फार्म हाउस के अंदर नहीं आ पाओगी, दरवाजे से ही बाहर भेज दी जाओगी। उसकी बात सुनकर सिद्धि हैरान रह गई। अखंड एक बार फिर से बोला, जाओ यहाँ से। और ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सिद्धि की आंखों से आंसू बह निकले और वो तुरंत भागते हुए वहां से बाहर की तरफ चली गई। वहीं अखंड उसके जाने के बाद अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और अपनी आंखों को हल्का हल्का मसलने लगा। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर अंदर की तरफ आया। अंदर आने के बाद वो सिगरेट पीने लगा था। हालांकि वो हमेशा ड्रिंक करता रहता था, लेकिन आज टेबल पर न ही वाइन की बोतल थी और न ही वो ड्रिंक कर रहा था। वो बस सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीते हुए उसे बहुत जलन हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था सीने में, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन हल्दी के लिए बाहर गार्डन एरिया में सेटअप किया हुआ था, जहां पर येलो और वाइट कलर की डेकोरेशन की गई थी। सामने ही बड़ा सा सोफा लगा हुआ था जिस पर मून और आहिल बैठे थे और सामने ही सुहासिनी जी, अभिनव जी और बाकी सब मेहमान थे। सुहासिनी की मून और आहिल दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं साइड में हल्दी का एक बाउल रखा हुआ था जिसमें से वो मून को हल्दी लगाने वाली थी। जैसे ही उन्होंने बाउल में से हल्दी ली और मून को लगाने लगी, अचानक से ही पीछे की तरफ से आवाज आई, मून को सबसे पहले हल्दी में लगाऊंगा। ये आवाज सुनकर मून ने चौंकते हुए सामने की तरफ देखा जहां पर अखंड खड़ा था। वहीं आहिल के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। एपिसोड 49 मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। कपूर मैंशन अखंड की बात सुनकर सब लोग चौंकते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। अखंड मून को सबसे पहले हल्दी लगाने की बात बोल रहा था। वही उसे वहां पर देखकर आहिल का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो नहीं चाहता था कि अखंड उसकी शादी की रस्मों में आए, लेकिन अखंड बिना इनविटेशन के भी वहां पर आ रहा था और जब भी वो वहां पर आता था तब उसके चेहरे पर एक तकलीफ सी नजर आती थी। लेकिन आज उसने खुद को संभाल रखा था, पर बेशक से किसी और को तकलीफ नजर ना आए लेकिन मून उसका चेहरा पढ़ सकती थी। वो मून की तरफ आया और सुहासिनी जी के हाथों में पड़ा हुआ हल्दी का बाउल देखने लगा। मून तुरंत बोली, लेकिन मुझे आपसे हल्दी नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड ने अपने हाथ में हल्दी ले ली और मून की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम मुझसे हल्दी नहीं लगाओगी चांद? ये तो तुम्हें लगवानी ही पड़ेगी, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। ये बोलते हुए उसने एक नज़र आहिल की तरफ देखा। आहिल गुस्से से मुठिया कसते हुए बोला, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म वाहियात बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मीडिया वालों के सामने तमाशा बनाऊंगा, इसलिए जल्दी से शाइन को हल्दी लगाओ और चले जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर अखंड मुस्कुराया और बोला, क्यों? मुझे जल्दी यहाँ से क्यों भेजना चाहते हो? मेरे जाने के बाद कोई और प्लान है क्या तुम्हारा जो तुम मेरे सामने नहीं लाना चाहते? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए आहिल के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं अखंड मुस्कुराया और बोला, आज रात तुम दोनों की शादी है, उसके बाद तो मेरा हक मेरी चांद से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उससे पहले एक बार आखिरी हक ले रहा हूं मैं। ये बोलकर अखंड मून के चेहरे के बिल्कुल करीब आया। सब लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। वही मून का दिल जोरों से धड़क उठा था। उसके हाथ अपने घुटनों पर थे और उसने अपने लहंगे को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया था। वही अखंड उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज भी जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम बेचैन हो उठती हो चांद। मुझे समझ में नहीं आता तुम कैसे कह देती हो कि तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से तुम्हारा ये बदन रिएक्ट करता है, साफ पता चलता है कि अगर तुम्हें किसी से फर्क पड़ता है तो सिर्फ मुझसे। ये बोलकर वो और भी ज्यादा इंटेंस नजरों से मून की तरफ देखने लगा और अब अचानक ही मून की आंखें कसकर बंद हो गई जब अखंड ने अपना गाल मून के गाल से हल्का सा टच किया और फिर उसे रगड़ने लगा। मून की सांसें एकदम से तेज हो गई। अखंड की इस हरकत पर आहिल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो तुरंत अपनी जगह से उठने लगा और उसका हाथ अखंड की तरफ बढ़ चुका था। वो अखंड को पीछे की तरफ खींचने वाला था, लेकिन अचानक ही मून ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और हल्की सी नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे से अभी भी अखंड का चेहरा लगा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें आहिल पर थी। उसकी धड़कनों ने इस वक्त उसके सीने में तूफान मचाया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी आहिल को शांत रहने के लिए कहा। आहिल गुस्से से अखंड की तरफ देख रहा था और अखंड अब पीछे की तरफ हटा। वो आहिल की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो। वो क्या है ना, जब जब अपनी चांद को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे अगर इस चांद पर किसी का हक है तो सिर्फ और सिर्फ इस अखंड सिंघानिया का। मैं खुद को रोक नहीं पाता।
आहिल गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो करना चाहो कर लेना, मैंने अपनी तरफ से रस्म निभा दी। अब तुम दोनों इस रस्म को कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलकर वो पीछे की तरह हट गया। उसकी आंखें अब गहरी लाल हो चुकी थी। वही मून की नजरें अखंड पर ही टिकी थी। वो उसे गुस्से और नाराजगी से देख रही थी। अखंड मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ बहुत नाराजगी है तुम्हें मुझसे, लेकिन क्या करूँ, चांद तुम्हें देखकर खुद को नहीं रोक पाया। अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ यहाँ से। अभी वो बोल ही रहा था कि मून ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और वहीं पर खड़ा रहा। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल होने लगी थी। मून को किसी और के साथ देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही थी, ये सिर्फ वही जानता था, लेकिन वो ज्यादा देर वहां पर खड़ा नहीं रह पाया। तकरीबन 4-5 मिनट में ही वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। सुहासिनी जी मून की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपना मूड मत खराब करो बेटा, बस एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभिनव जी भी आहिल की तरफ देख रहे थे। आहिल तुरंत बोला, मैं जानता हूँ आप लोगों को मुझसे शिकायत होगी कि मैं मून को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, बट एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। अभिनव जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन तुम सही कह रहे हो, मीडिया वालों के सामने हमें कोई तमाशा नहीं करना चाहिए। ये बोलते हुए उनकी आवाज धीरे हो गई थी। सारे मेहमान जो मून और अखंड के बीच जो कुछ हुआ उसे देखकर बातें बना रहे थे। उन्हें देखते हुए आहिल अपनी जगह से उठा और बोला, अगर आप लोग हमारी हल्दी में शामिल होने आए हैं तो आप लोग मुझे और मून को हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ बातें करने आए हैं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सबका बात करना बंद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ खड़ा अखंड स्मोक कर रहा था। एक बार फिर से उसके सीने में तेज दर्द उठ रहा था, लेकिन उसे उस दर्द की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने तो बस मून का चेहरा घूम रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम तो पहले से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें भला हल्दी लगाने की क्या जरूरत है चांद। मैंने भी कभी खुद को हल्दी लगाई होगी क्या, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो हंसा, लेकिन फिर अचानक ही उसकी हंसी गायब हो गई और वो बेहद तकलीफ भरी आवाज में बोला, तकलीफ मुझे तुम्हारी हल्दी से नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि तुम किसी और के साथ हल्दी मना रही हो। ये बोलकर उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर दोबारा स्मोक करने लगा। वो एक बार फिर से हंसा और बोला, लगता है जिंदगी भी मेरे साथ मजाक कर रही है। जब मरना चाहता था तो जिंदगी ने मरने नहीं दिया, और जब अब जीने की ख्वाहिश दिल में है तो ना मेरे हाथों में मेरी जिंदगी है और ना ही तुम। ये बोलकर वो एक बार फिर से व्यंग्य से हंसने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आहिल और मून की हल्दी की रस्म हो चुकी थी और वो लोग अब डांस वगैरह कर रहे थे। सुहासिनी जी और अभिनव जी मून को आहिल के साथ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी अभिनव जी अचानक से बोले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो गलत होगा। जितना मैं अखंड सिंघानिया को जानता हूँ वो इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं है, या तो कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, या फिर कुछ ऐसा होगा जो शायद एक बार फिर से हमारी बेटी की जिंदगी की सारी खुशियों को बर्बाद कर देगा। सुहासिनी जी गुस्से से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं अभिनव जी, शुभ शुभ बोलिए ना, आप अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं। अभिनव जी तुरंत बोले, मैं कौन सा अपने दिल से बोल रहा हूँ। सुहासिनी जी मुझे डर लग रहा है, आप देखिए हमारी बेटी कितनी खुश है, ऐसी खुशी तो आज से 4-5 साल पहले हमने उसके चेहरे पर देखी थी। उसके बाद तो जैसे उसकी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें ही नजर आए, और अब एक बार फिर से उसे खुश देखकर उसके लिए बहुत डर लग रहा है। सुहासिनी जी मुस्कुराए और बोली, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बेटी की खुशियां अब उससे दूर नहीं जाएगी, और सिर्फ थोड़ा ही तो वक्त बचा है। आज रात उन दोनों की शादी होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता अब हमें ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अखंड अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मून अकेली नहीं है। इस बार उसका परिवार और आहिल भी तो उसके साथ है। वो उसे कुछ नहीं होने देगा, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखेगा। अभिनव जी एक गहरी सांस लेकर बोले, काश ऐसा ही हो। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि इस वक्त सिंघानिया मेंशन में थी और सोच रही थी कि आखिर वो करे तो कर क्या। तभी अचानक से उसके पास एक फोन आया। उसने तुरंत उस कॉल को रिसीव किया और सामने से उसे जो कहा गया उसे सुनकर उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बोली, तुम कहीं जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, प्लीज प्लीज तुम कहीं जाना मत, मुझे तुमसे मिलना है। अभी वो बोली रही थी कि सामने से अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। सिद्धि अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देखने लगी।
उसने तुरंत उस नंबर पर दोबारा कॉल किया लेकिन सामने से कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। अब वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकली और फिर गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मेंशन से बाहर चली गई। जहां एक तरफ सिद्धि किसी से मिलने जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल हाउस मून अपने मॉम डैड के साथ घर पर वापस पहुंच चुकी थी। सुहासिनी जी मून की तरफ देखते हुए बोली, जाओ तुम जाकर जल्दी से शावर ले लो और हाँ, शावर लेने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना, अभी तो शादी के मुहूर्त में काफी वक्त बचा है। अगर 2-3 घंटे भी आराम कर लोगी तो रात को थकावट नहीं होगी। उनकी बात सुनकर मून ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अपने रूम में चली गई। अपने रूम में आकर जैसे ही वो वॉशरूम के सामने आकर खड़ी हुई, उसकी नज़र अपने चेहरे पर गई जहां पर हल्दी लगी हुई थी। हल्दी को देखते ही उसे अखंड का चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आने लगा और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उस हल्दी के ऊपर ही आ रहे थे। वो रोते हुए बोली, क्या समझूं अब मैं इसे मिस्टर सिंघानिया? क्यों आप मेरी जिंदगी से जाने का नाम नहीं लेते, जब मैं खुद आपको अपनी जिंदगी से भेज रही हूँ? सिद्धि ने मुझे जो कुछ बताया, अगर मैं उसकी बातें मानूं तो एक पल के लिए सोच भी लूं कि चलो आपकी गलती नहीं है, लेकिन रिद्धि की बातों में आना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में आकर आपने मुझे जो टॉर्चर किया वो कोई गलती नहीं थी। अगर हम किसी से गुस्सा हो, अगर हमें किसी से नफरत हो तो उस नफरत को जाहिर करने की और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप बेशक से कुछ भी करते, मैं सब बर्दाश्त कर लेती। मैं तो खुद चाहती थी कि मैं आपकी नफरत की वजह को खत्म करूं, लेकिन आपने जो मुझसे मेरा बच्चा छीना है ना, वो मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। बाकी हर चीज़ जो आपने मेरे साथ की उसके लिए शायद मैं आपको माफ़ी दे भी दूं, लेकिन मेरा बच्चा जो आपने मुझसे छीना है ना, वो ना ही कोई गलती है और ना ही कोई गुनाह है। वो एक मर्डर है मिस्टर सिंघानिया, और उस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं। ये बोलते हुए उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए थे। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और फिर जल्दी से अपने चेहरे पर लगी हुई सारी हल्दी को साफ कर दिया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली और फिर अपनी बॉडी पर लिपटा हुआ टॉवल उतारकर उसने अपना शर्ट और लोअर पहनना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ उसके पेट पर पहनी हुई बाली पर लगा। उस बाली को देखकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो उस बाली की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये बाली मेरे पेट में क्यों पहनाई हुई है। क्या मैं मॉम से पूछूं कि उन्होंने ये बाली मुझे यहाँ पर क्यों पहनाए? कितना अजीब लगता है ये। अब जब मॉम के पास जाऊंगी तो तब पूछूंगी उनसे। ये बोलकर वो कपड़े पहनकर बेड पर आ गई और फिर कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन आहिल हॉल में खड़ा था और अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसके आदमी खड़े थे। उसके आदमी अब उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ और बोला, सर, हमने उसके फ्लैट में चेक किया लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। हमने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने कल से उसे देखा ही नहीं है, तो ऐसे में उसके बारे में कैसे पता चलेगा? आहिल गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं है। वो साली पैसे लेकर भाग गई। उसने कहा था मुझे कि वो अखंड का मदद करेगी, लेकिन कब करेगी, इस चीज़ पर अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द उस अखंड सिंघानिया को खत्म करना है। अगर उसने मेरी और मून की शादी में अपनी टांग अड़ाई तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। उसका आदमी तुरंत बोला, एक काम करते हैं सर, आप अपनी शादी पर ध्यान दीजिए, उस अखंड सिंघानिया को हम संभाल लेंगे। वो आपकी शादी की हर रस्म में शामिल हो रहा है, लेकिन इस रस्म में हम उसे शामिल नहीं होने देंगे। अगर वो कपूर मेंशन के बाहर भी आया तो हम उसे संभाल लेंगे, बस आप अपनी शादी पर फोकस कीजिए। आहिल कुछ सोचते हुए बोला, उसे संभालना इतना आसान नहीं होगा। अखंड सिंघानिया है, वो कुछ चिलगोजा नहीं जो तुम अपने हाथों में पकड़कर बैठ जाओगे। हमें कुछ और सोचना होगा। उसका आदमी तुरंत बोला, लेकिन क्या सर? तभी कुछ सोचते हुए आहिल के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो डेविल स्माइल के साथ ही बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे करना क्या है। एक काम करो। ये बोलकर अब उसने अपने आदमी से आगे कुछ कहा और फिर उसके आदमी तुरंत वहां से चले गए। तकरीबन 2-3 घंटे बाद वही सिंघानिया फार्म हाउस। अखंड इस वक्त ड्रेसिंग के सामने खड़ा था और मून और आहिल की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। एपिसोड 50 तुम यहाँ कैसे आए? सिंघानिया फार्म हाउस। अखंड की गाड़ी फार्म हाउस से बाहर निकली और सड़क पर चलने लगी। उसके बाहर आते ही फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रही एक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो शख्स इस वक्त आहिल से बात करते हुए बोला, अखंड अपनी गाड़ी लेकर फार्म हाउस से बाहर निकल चुका है बॉस, और अब वक्त आ गया है कि उसके सफर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। आहिल मुस्कुराया और बोला, तो इंतजार किस बात का है?
जल्दी से जो काम दिया है वो खत्म करो और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। मुझे अपनी शादी में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एक तरफ मेरी मून के साथ शादी होगी और दूसरी तरफ वो अखन सिंघानिया इस दुनिया से विदा होगा। मैं उसे कोई मौका ही नहीं दूंगा मेरे और मून की शादी में कोई रुकावट डालने की, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ मून के लिए पागल है वो, और वो उसे इतनी आसानी से मेरा कभी नहीं होने देगा। जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो इतने दिनों से शांत है। उसकी बात सुनकर गाड़ी में बैठा वो शख्स मुस्कुराया और बोला, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, अगर उसकी खिचड़ी को उसे ही टेस्ट नहीं करवा दिया तो हम भी कुछ नहीं। मैं बस अभी थोड़ी देर बाद ही आपको कंफर्मेशन देता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं अहिल अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, अब आएगा मजा, बहुत चैलेंजिंग नज़रों से देखते हो ना तुम मुझे। तुम्हें लगता है कि तुम ये इमोशनल ड्रामा करोगे तो मून तुम्हारी बातों में आ जाएगी और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, वो मुझे छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इस आहिल ने पहले भी तुम दोनों को एक नहीं होने दिया और अब भी वो तुम दोनों को एक बिल्कुल नहीं होने देगा। तुम मून को कभी हासिल नहीं कर सकते, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। अब बस शादी होने ही वाली है और फिर मून पूरी तरह से मेरी हो जाएगी, और तब तक तुम इस दुनिया से जा चुके होगे। ये बोलकर वो जोरों से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ अखन की गाड़ी सड़क पर चल रही थी कि तभी वो गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी वो और भी ज्यादा स्पीड से चलने लगी। अहिल के आदमी ने, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसने तुरंत किसी को कॉल किया और वो कॉल कुछ ही दूरी पर खड़े हुए ट्रक के ड्राइवर ने उठाया। वो दोनों मिलकर अखन पर अटैक करने वाले थे। वो आदमी जल्दी से बोला, यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वहाँ से तुम आगे बढ़ो। वो ट्रक ड्राइवर जल्दी से बोला, ओ, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। ये बोलकर उसने अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया था। अब एक तरफ ट्रक था और दूसरी तरफ अखन की गाड़ी, ताकि उसे बचने का कोई मौका ही ना मिले। कुछ दूरी पर आकर अखन की गाड़ी तेज होने लगी थी, तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे ट्रक पर गई। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगानी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, उसकी नज़र पीछे से आ रही उस आदमी की गाड़ी पर गई जो उससे टकराने ही वाला था, और फिर देखते ही देखते उन तीनों की आपस में टक्कर हुई और अखन की गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो गई। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल गया था और वहां पर सिर्फ आग की लपटें नजर आ रही थी। वो टक्कर इतनी ज्यादा भयानक हुई कि ट्रक ड्राइवर, जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में था, उसके सिर पर भी जोरों से चोट लगी। वो वहां से भागने वाला था, लेकिन अब उससे ट्रक चलाया ही नहीं जा रहा था। किसी तरह मुश्किल से कोशिश करते हुए उसने ट्रक को पीछे लिया और देखते ही देखते वो ट्रक वहां से भाग गया। वहीं वो आदमी जिसने पीछे से अखन की गाड़ी को टक्कर मारी थी, वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और वहां से भागा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर आया, उसकी गाड़ी में भी एकदम से बम ब्लास्ट हुआ और वो आग अब और भी ज्यादा फैल गई। तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी पर आकर वो आदमी अपनी जलती हुई गाड़ी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक गॉड मैं वक्त रहते बाहर निकल गया। अब इस अखन सिंघानिया के बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। बचना तो क्या, अब तो इसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो हंसा और फिर उसने जल्दी से आहिल को कॉल किया। आहिल अपने रूम में था और बिल्कुल रेडी हो चुका था। बाहर मंडप लग चुका था। मून की फैमिली और मून कपूर मेंशन पहुंच चुके थे और अब पंडित जी के कहने पर आहिल भी बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसके आदमी का फोन आया तो उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से उसके आदमी की आवाज आई, आपका काम हो गया बॉस, अब आप खुशी खुशी ये शादी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और शादी के बाद हनीमून पर भी जरूर जाएगा। अब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। आहिल हंसा और बोला, थैंक यू, आज तुमने मेरे लिए जो किया है वो काफी खास है, इसलिए तुम्हें इस काम का खास तोहफा भी मिलेगा। उसका आदमी मुस्कुराया और बोला, पहले आप अपनी शादी पर फोकस कीजिए बॉस, मैं तो हमेशा से ही आपके काम में लगा हुआ हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और आहिल भी अपने रूम से बाहर निकलकर मंडप की तरफ आया। वहीं दूसरी तरफ मून इस वक्त आईने के सामने बैठी थी। वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और कृतिका जी अंदर की तरफ आई। कृतिका जी को वहां पर देखकर मून हैरान रह गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, आप यहाँ पर मिसेज सिंघानिया। कृतिका जी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कितनी जल्दी तुमने मुझे मॉम से मिसेज सिंघानिया बना दिया ना। मून ने अपनी नजरें हल्के से झुका लीं। कृतिका जी ने उसके कंधों को थाम लिया और बोली, कैसे कर सकती हो तुम ये सब मून। माना मेरे अखंड ने गलती की थी, लेकिन अब तुम तो वो गलती मत दोहराओ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्यों तुम किसी और से शादी कर रही हो। अखंड ने जो गलतियां की है उन्हें माफ करना आसान नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि उसने वो गलतियां अपने दिल से की है।
वो रिद्धि की बातों में आ गया था और ऐसा नहीं है कि उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कोई नफरत या कोई बैर है, वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। मून हैरानी से कृतिका जी की तरफ देख रही थी। कृतिका जी हल्की सी अपनी नज़रें झुकाकर बोली, मुझे सिद्धि ने सब कुछ बता दिया कि उसने तुम्हें सारा सच बता दिया, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि सारा सच जानने के बाद भी तुम अपना फैसला नहीं बदल रही हो। मून तुरंत बोली, क्यों बदलूं मैं अपना फैसला? बेशक से मिस्टर सिंघानिया को किसी ने भी भड़काया हो, लेकिन जब वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो ऐसे कैसे रिद्धि पर आंखें बंद करके विश्वास कर गए? वो तो मुझसे प्यार करते थे ना। क्या कहा था उन्होंने कि बचपन से मैं उनका ऑब्सेशन हूँ। तो ऐसे कैसे उन्होंने अपनी ऑब्सेशन को इतना टॉर्चर किया? बेशक से किसी ने उनसे कुछ भी कहा हो, लेकिन इतनी समझ तो हर इंसान में होती है ना कि वो सही गलत का फैसला ले सके। और बाकी सब छोड़िए, मिस्टर सिंघानिया ने जो अपने ही बच्चे के साथ किया, क्या वो चीज़ माफ़ी के लायक है? मून की बात सुनकर अब कृतिका जी कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। मून बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए मिसेज सिंघानिया, क्योंकि ये शादी आप तो एंजॉय कर नहीं पाएंगी और मैं नहीं चाहती अब और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। मुझे कुछ कहने से बेहतर है अब आप मिस्टर सिंघानिया को जाकर संभालें और उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढें जो उन्हें खुशियाँ दे और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाए। मेरा और मिस्टर सिंघानिया का अब कोई रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। ये बोलकर वो वापस आईने के सामने आकर बैठ गई और कृतिका जी बस उसकी तरफ देखते रह गईं। वो रोते हुए बोली, ये तुम सही नहीं कर रही हो मून। पहले अखंड ने गलती की और अब वही गलती तुम दोहरा रही हो। तुम सच में बहुत पछताओगी। ये बात बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और उनके जाने के बाद मून ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई थीं। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, पछता तो मैं रही हूँ मॉम। मिस्टर सिंघानिया से रिश्ता होने पर भी मुझे सिर्फ तकलीफें मिली और अब उनसे पूरी तरह दूर जाते वक्त भी मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिल रही है। काश मैं कभी मिस्टर सिंघानिया की जिंदगी में नहीं होती और काश मिस्टर सिंघानिया की नज़र कभी मुझ पर ना ही होती। हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हैं और ना ही हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। उसने अपने सिर पर रखे हुए दुपट्टे को नीचे की तरफ किया जिससे अब उसके चेहरे पर घूंघट हो चुका था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंसुओं से भरी आंखें कोई देखे, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया था। कुछ देर बाद सुहासिनी जी वहां पर आई। सुहासिनी जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, शादी का मुहूर्त हो चला है मून। आओ चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं। मून अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आए और फिर सुहासिनी जी ने अपना हाथ मून के चेहरे की तरफ बढ़ाया। वो मून को दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आकर बोली, बाहर पंडित जी आपको बुला रहे हैं। सुहासिनी जी ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोली, हाँ मैं बस मून को लेकर ही आ रही थी। ये बोलकर उन्होंने मून का हाथ थाम लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गई। आहिल ने जब मून को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, आज जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। पिछले 4 सालों से तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब देख रहा था मैं, और अब जाकर वो ख्वाब पूरा हुआ। उस अखंड सिंघानिया को आखिर मैंने हरा ही दिया। काश मैं उसे जिंदा देख पाता और उसे दिखा पता कि तुम फाइनली मेरी हो गई। उसके सामने अगर तुम्हें अपनी बाहों में भरता तो जलकर राख हो जाता वो, लेकिन कोई बात नहीं। अब नरक में बैठा वो हम दोनों को देखेगा। ये बोलते हुए वो हंसा। उसे पता ही नहीं चला कब मून जाकर उसके पास बैठ गई। वो अपनी बातों में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे मून के वहां आने के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वही पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए। उनकी बात सुनकर मून और आहिल दोनों मुस्कुराए और फिर आहिल ने मून का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ने लगे और फिर धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने पहले मून और आहिल दोनों को वरमाला की रस्म के लिए खड़े होने को कहा। वो दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और फिर आहिल ने मून को और मून ने आहिल को वरमाला पहनाई। उसके बाद पंडित जी ने उन्हें दोबारा बिठाया और एक बार फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किया। अब उन्होंने सुहासिनी जी और अभिनव जी को कन्यादान की रस्म के लिए आगे आने के लिए कहा। वो दोनों आगे की तरफ आए। सुहासिनी जी और अभिनव जी दोनों ने मिलकर मून का कन्यादान किया। आहिल ने मून का हाथ अब और भी ज्यादा कसकर थाम लिया था। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। आहिल मून का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ फेरे लेने शुरू किए। अभिनव जी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराया।
सुहासिनी जी तुरंत बोली, मैंने कहा था ना आपसे, अब इन दोनों की जिंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता। आहिल हमारी मून को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो बहुत प्यार करता है मून से और मून की आंखों में भी उसके लिए प्यार नजर आता है। बस अब इनकी जिंदगी में खुशियां हमेशा ही ऐसी बनी रहे। तभी अचानक से अभिनव जी बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? सुहासिनी जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अभिनव जी जल्दी से बोले, मतलब मून की शादी हो रही है और अखंड यहाँ पर नहीं है? वो हमेशा हर रस्म में शामिल होता था, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उनकी बात सुनकर सुहासिनी जी भी हैरान थीं। वो खुद यही सोच रही थी कि अखंड जो अब तक इतने दावे कर रहा था आहिल और मून की शादी की हर एक रस्म में वो शामिल था, वो अब कहाँ गायब था? अब उनका दिल भी बेचैन होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी आहिल और मून की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों के फेरे समाप्त हुए। अब आप दोनों अपनी जगह पर बैठ जाए। अब आपको अपनी होने वाली पत्नी की मांग में सिंदूर भरना है और उनके गले में मंगलसूत्र पहनाना है। ये बोलते हुए उनकी नजर आप सिर्फ आहिल पर थी। आहिल हल्का सा मुस्कुराया और उसने वही साइड में रखा हुआ मंगलसूत्र उठाया और मून के गले में पहना दिया। अब पंडित जी ने उसे सिंदूर मून की मांग में भरने के लिए कहा, तो उसने अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और फिर हल्का सा मून का घूंघट उठाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसकी नजरें मून के चेहरे पर थीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ बोला, तुम यहाँ कैसे आए? वहीं दूसरी तरफ अंधेरे से भरा एक कमरा जहाँ पर एक लड़की एक चेयर पर बैठी थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी आंखों पर भी पट्टी थी और होठों पर भी टेप लगाई गई थी, लेकिन अब एक शख्स ने आकर उसके होठों पर से वो टेप हटाए और आंखों से पट्टी भी हटा दी। पट्टी हटते ही अब उस लड़की ने अपनी आंखें एक झटके से खोली और अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बरस गए थे और सामने खड़ा शख्स भी डेविल एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की की तरफ देख रहा था।